आ रहा है? यस सर, यस सर, आ रहा है सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैं आज जो भी मेरा अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी आपकी तरह इस डियर लाइफ परिवार का हिस्सा हूँ। फर्क इतना सा है कि मैं आपके कुछ समय पहले इस परिवार का हिस्सा बना, तो अभी तक इस बीच में मैंने बहुत सारा इस काम को करके मैंने कुछ खट्टे मिट्टे अनुभव को फील किया है, और कंपनी की साइड से मुझे आज मेरा अनुभव शेयर करने का मौका मिला है। तो मैं सबसे पहले हमारे कंपनी के जितने भी साथी हैं और हमारे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर प्रमोद कुमार रावल सर और मेरे सभी लीडर्स, जिन लोगों के माध्यम से आज मुझे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है, तो आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, 8:03 हो चुका है। ये मेरा जो सेशन है, मुझे वैसे लाइफ में काफी काम किया है तो अनुभव बहुत सारा है, लेकिन 1 घंटे के अंदर में मुझे अपनी लाइफ के सारे अनुभव मुझे शेयर करना है। तो लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में मुझे बहुत सारी बातें करना है। तो जितने भी मेरे साथी है आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, दोस्तों आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को एक प्रॉपर सही माइंडसेट के साथ में, जिस तरीके से हम लोग एक फिजिकल हॉल में बैठकर एक प्रॉपर डिसिप्लिन में डायरी पेन के साथ में कंसंट्रेशन के साथ में जिस प्रकार हम इस ट्रेनिंग को लेते हैं, उसी प्रकार सभी लोग अपना वीडियो को चालू करके और फिजिकली मेंटली इस पूरे संपूर्ण तरीके से इस ट्रेनिंग को लेने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है वो है फीडबैक का टॉपिक है, और लास्ट 1 महीने से हमारा ट्रेनिंग सीरीज चल रहा है। और लास्ट 1 महीने में जो ट्रेनिंग सीरीज चल रहा है, इस ट्रेनिंग सीरीज में हम लोगों का ये जो फीडबैक का जो ट्रेनिंग हो रहा है, ये फीडबैक का ट्रेनिंग शायद ये मेरा 4th मतलब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और मेरे से पहले हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर योगेश नारायण दुंदुभी सर ने ऑलरेडी फॉलोअप के ऊपर बहुत बेहतरीन वाला शानदार ट्रेनिंग किया है। और लास्ट टू लास्ट वीक में हमारे उचिल सर ने और उसके बाद में और भी हमारे लीडर्स लोगों ने फीडबैक के ऊपर ट्रेनिंग किया है। इसी के साथ साथ एवरी डे हम लोगों का जो गुरुकुल में ट्रेनिंग होता है, हमारे जो हॉल प्रोग्राम से होते हैं, इन सभी प्रोग्राम से में भी हम लोगों का फीडबैक का सेशन चलता रहता है। और बहुत सारे ऐसे मेरे साथी होंगे जो शायद फीडबैक में मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं या फीडबैक में मेरे से भी ज्यादा अव्वल दर्जे का नॉलेज रखते होंगे, लेकिन आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, हर एक सीनियर का अपना अपना एक अलग तजुर्बा होता है, अपना नॉलेज होता है, उसका काम करने का तरीका होता है। तो मैंने भी इस काम को करते हुए अपना एक अनुभव तैयार किया है, उसको पाया है, और मुझे लगता है कि हम अगर हम इस तरीके से काम करें तो हमको एक बहुत बेहतर तरीके से और भी रिजल्ट मिल सकता है। तो सभी लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। तो मैं मेरे सेशन को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं ऐसे वर्चुअली बातचीत करूंगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद फेस टू फेस आपके सामने फीडबैक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फीडबैक का जो टॉपिक है, शायद हम लोग जानते हैं कि शायद जब डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं तो ही फीडबैक होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा लाइफ, जहां भी हम चीजों को लेन देन करते हैं या कहीं पर भी हम हमारी बातों का आदान प्रदान करता है, मतलब हमारी पूरी जिंदगी अगर देखा जाए तो जाने अनजाने में फीडबैक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। हम पूरी लाइफ जब से दुनिया में जन्म लेते हैं तो जहां जहां भी हम चीजों को परचेस करते हैं, हम खुद या कहीं सेल्स इंडस्ट्री में कहीं पर काम करते हैं या कोई और व्यक्ति सेल्स इंडस्ट्री में काम करता है, दुनिया की हर एक फील्ड में एक फीडबैक बोल के एक चीज होती है जो हम जाने अनजाने में पहले से कई लोगों ने हमारा किया है, और हमने खुद ने भी जाने अनजाने में लोगों का फीडबैक किया है। लेकिन जब हम डियर लाइफ कंपनी में आ गए तो जो काम हम जाने अनजाने में करते आ रहे, उस काम को हमने एक नाम दे दिया जिस काम का नाम है फीडबैक। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि फीडबैक एक काम है या फीडबैक इस कंपनी में हम आ गए तो हमको करना पड़ता है। दोस्तों, फीडबैक कोई काम नहीं है। फीडबैक एक आर्ट है जो हमारे अंदर में पैदाइशी रहती है और हम बचपन से ही इस आर्ट को लेके पूरी जिंदगी जीते। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग इस आर्ट में पारंगत हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना लेते हैं,
और कुछ लोग इस आर्ट में अपने आप को थोड़ा सा सिमट कर रख लेते हैं, या बोल सकते हैं कि इस आर्ट में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बना पाते, वो बेहतर तरीके से फीडबैक नहीं कर पाते। फीडबैक एक नेचुरल होता है, और फीडबैक करने की जो कला होती है दोस्तों हर किसी के अंदर में होती है। दोस्तों आज हम जब हमारी कंपनी की बात करें, या जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में फीडबैक करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को प्लान बताते हैं, तो प्लान बताने के बाद वो तुरंत हमारी कंपनी में ज्वाइन नहीं करता है। क्यों नहीं ज्वाइन करता है? क्योंकि एक इंसान के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ रहता है, बहुत सारे उसके मन में डाउट होते हैं, और जिस डाउट के चक्कर में एक व्यक्ति हमारी कंपनी में डिसीजन नहीं ले पाता है, या डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग उस लोगों को या सभी लोगों को हमें फीडबैक करना पड़ता है। दोस्तों जब हम फीडबैक करने जाते हैं, तो हमारे सामने इस काम को करते हुए बहुत सारे सवालों को हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कई लोग हमको बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी नहीं करना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कंपनी भाग जाएगी, प्रोडक्ट महंगे हैं, या बोल सकता है कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, या मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, या मेरे भैया मना कर रहे हैं, या मुझे सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ऐसे भी पहली कंपनी में काम किया था, कुछ नहीं होता है, सब बेकार काम है। इतने सारे सवालों को हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि ये सारे के सारे सवाल आते क्यों हैं, ये सारे के सारे सवाल आने के पीछे कारण क्या है। दोस्तों क्या होता है, एक व्यक्ति का जब हमारी कंपनी का प्लान सुनता है, तो प्लान सुनने से पहले एक वो अलग ही दुनिया में जीता है। स्कूल कॉलेज की लाइफ में, जॉब प्रोफेशन की लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में, यह एक अलग सर्कल में रहता है। कभी किसी का माइंडसेट नहीं रहता है डायरेक्ट सेलिंग करने के बारे में, या बोल सकते हैं किसी का माइंडसेट नहीं रहता है डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना चाहिए, या उसका नॉलेज उसको नहीं रहता है, इसीलिए एक व्यक्ति बहुत सारे सवाल करता है। उसके साथ साथ एक व्यक्ति सवाल क्यों करता है बहुत सारे, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम इस काम को करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल फेस करना पड़ता है, और कई बार हमको लगता है कि इस काम में इतने सारे सवाल क्यों आते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को किस नजर से देखते हैं। दोस्तों एक बार एक राजा था, और उस राजा की बहुत बड़ी प्रजा थी, और उस प्रजा के बीच में 5 अंधे लोग थे, और अंधे लोगों को एक काम दिया गया, और बोला गया कि आपके सामने एक हाथी हम रखेंगे, और उस हाथी को छूकर आपको बताना है कि हाथी दिखता कैसा होगा। तो प्रजा के बीच में जो 5 अंधे थे, उनके सामने एक हाथी पेश कर दिया। दोस्तों अंधों को दिखाई नहीं देता था, उन लोगों को सिर्फ हाथी को छूकर जजमेंट लगाना था, या अंदाजा लगाना था कि हाथी दिखता कैसा होगा। तो अंधों के सामने हाथी खड़ा कर दिया। सबसे पहला एक इंसान हाथी के पास गया, और हाथी के पास जाके हाथी के सबसे पहले उसने पैर को पकड़ा। पहले इंसान ने हाथी के पैर को पकड़ा। दूसरा इंसान गया, उसने हाथी की जो पीठ होती है, या जो उसका पेट होता है, उसको पकड़ा। तीसरा इंसान था, वो गया, उसने हाथी का कान पकड़ा। और चौथा इंसान था, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी। और पांचवा इंसान था, जिसने हाथी की सूंड पकड़ी। सभी अलग अलग इंसान ने हाथी को छूकर जजमेंट लगाया कि हाथी दिखता कैसा होगा। तो दोस्तों सब लोगों ने हाथी को छूकर जजमेंट लगा लिया मन ही मन में, हाथी दिखता कैसा होगा। आप सभी लोगों को वन बाय वन पूछने लगा, राजा कि आप बताइए दोस्तों, आपने हाथी को पकड़ा, तो हाथी बताओ कैसा लगता है। तो जिस इंसान ने सबसे पहले हाथी के पैर पकड़ा था, उसने पूछा कि महाराज हाथी खंबे की तरह दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति ने हाथी के बारे में ऐसा क्यों बोला कि हाथी खंबे की तरह दिखता है, क्योंकि उस इंसान ने हाथी के पैर पकड़ा था। और दोस्तों हाथी के पैर पकड़कर उस इंसान को लगा कि हाथी शायद खंबे की तरह होगा, क्योंकि उसको दिखाई तो दे नहीं रहा था कि हाथी कितना बड़ा है और कैसा एक्चुअल दिखता है। तो पहले इंसान ने हाथी को जजमेंट करके किया कि शायद हाथी खंबे की तरह है। दूसरा जो इंसान था, जिसने हाथी के जो पीठ या उसका पेट पकड़ा था, उसको पूछा है कि भैया आप बताओ हाथी कैसा दिखता होगा। तो उसने बोला महाराज हाथी पहाड़ की तरह दिखता है। तो महाराज ने बोला हाथी पहाड़ की तरह दिखता है। अब उस इंसान ने इस तरीके की बात क्यों रखी,
क्योंकि हाथी का जो पीठ होता है, जो उसका जो पेट होता है, उसको बहुत बड़ा दिखा, तो उसने अंदाजा लगाया कि हाथी जो है पहाड़ की तरह दिखता होगा, इसलिए शायद वो बहुत बड़ा है। तीसरे इंसान जिसको पूछा कि हाथी बताइए कैसा दिखता होगा, तो उस इंसान ने बोला हाथी है ना सुपड़े की तरह दिखता है। सुपड़ा जिससे हम लोग चावल या गेहूं को साफ करते हैं, सुपड़े की तरह दिखता है। और आपने कहानी भी सुना होगा कि हाथी के कान होते, सूपे जैसे कान होते। तो हाथी ने बोला कि, एक इंसान ने बोला, तीसरे इंसान ने बोला कि हाथी सूपे जैसा दिखता है। तो ईसा ने इसलिए बोला क्योंकि हाथी के उसने कान पकड़े थे। और जो चौथा आदमी था जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, उसको पूछा कि आप बताइए हाथी कैसा दिखता है। उसने बोला हाथी सांप की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि जब वो चौथा इंसान हाथी के पास गया था, जिसने उसकी पूंछ पकड़ी, तो वो पूंछ को हिला रहा था, उसको पूंछ उसकी पतली 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 लगी, तो उसने सोचा शायद हाथी सांप की तरह होगा। और जो लास्ट में जो इंसान था, उसने हाथी को पकड़ा और हाथी की सूंड पकड़ी थी उसने। तो पांचवें इंसान ने बोला कि साहब हाथी है ना, हाथी अजगर की तरह है, क्योंकि उसने हाथी की जो सूंड पकड़ी थी और उसको अजगर की तरह फील हुआ। तो दोस्तों, आज ये जो कहानी का बताने का मतलब यही है कि मार्केट में भी जो हम लोग हमको मिलते हैं, वो इस तरीके की बातें क्यों करते? क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे दुनिया में जजमेंट की दुनिया में जीते। उनको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता। डायरेक्ट सेल्स क्या है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट क्यों लेना जरूरी है, साइन अप क्यों करना जरूरी है, ये कंपनी किस तरीके से काम करती है। लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें सुनकर, चीजों को सुनकर, या चीजों के बारे में जाने अनजाने में आए बाए से या किसी और के कहने पर सुनकर सिर्फ लोग अंदाजा लगाते, लोग जजमेंट लगाते। लेकिन एक्चुअल किसी को पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग होता कैसे, डायरेक्ट सेलिंग में आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से राजा के पास में जो 5 अंधों को सही से पता नहीं था कि हाथी दिखता कैसे, उसी प्रकार मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को सही नॉलेज नहीं है। जिसको जैसा बताया गया है, उसने इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को उस तरीके से समझा है। किसी को बोला गया अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, तो उस इंसान ने इस कंपनी को, इस सिस्टम को जोड़ने वाला समझ के रखा है। किसी ने बोला है अरे ये तो फ्रॉड काम है, तो उस इंसान ने इसको फ्रॉड समझ के रखा है। किसी ने बोला ये तो बेचने वाला काम है, उस इंसान ने इसको बेचने वाला काम समझ के रखा है। किसी ने इसको बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग है या ये तो पकड़ने वाला काम है, तो उस इंसान ने इसको उस तरीके से देखा है। मैं आपको बताऊं, मैंने जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग को समझा था, उस दिन से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सही जानकारी मिली और मैंने उस दिन से डायरेक्ट सेलिंग को एक सही सोच में काम किया। दोस्तों, आज मार्केट में लोगों को सही पता नहीं है, सही जानकारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि मार्केट में जितने भी लोग जो डायरेक्ट सेल के बारे में सही नॉलेज नहीं रखते, सही उनको जानकारी नहीं है, हमारा काम है कि उन सभी लोगों को डायरेक्ट सेल्स के बारे में, डियर लाइफ कंपनी के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज दे और उन सभी लोगों को सही तरीके से क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, जो ये कहानी है, कहानी से ही समझ में आता है कि लोगों को सारी चीजें बताना पड़ती है, उनको कोई क्लियर नहीं होता है। जब राजा के महल में जो 5 अंधे थे, उन लोगों को बताया कि एक्चुअली हाथी ऐसा नहीं है, हाथी क्या होता है, कैसा होता है, जब उनको प्रॉपर तरीके से क्लियरिफिकेशन किया, तब उनको समझ में आया कि अच्छा हाथी इस प्रकार का होता है। तो वैसे ही लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। अदरवाइज लोग काम को देखकर कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं और कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमको लोगों का फीडबैक करना जरूरी है। और दोस्तों, फीडबैक हम सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं, हम फीडबैक बचपन से करते आ रहे हैं। दोस्त को स्कूल ले जाने के लिए हम लोग फीडबैक करते थे। स्कूल हमारा एंड होता था 4 बजे, लेकिन बीच में से बंक ले लेना, उसके लिए दोस्त को हम लोग फीडबैक करते थे, चल भाई अभी कुछ पढ़ने से मतलब नहीं है और अभी सर आएंगे पकाएंगे, एक काम कर चल अपन चलते अभी निकल चलते, अभी फीडबैक करते थे। मेले में ले जाने के लिए हम लोग फीडबैक करते थे, मूवी दिखाने के लिए हम लोग फीडबैक करते थे, बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए हम लोग फीडबैक करते। लाइफ के हर एक पार्ट पे, हर एक मोमेंट पे हम लोग फीडबैक करते। आज कई लोग किसी को प्यार करते, कई लोग लड़की रेडी नहीं होती है, उसको फीडबैक करते। उसको फीडबैक कैसे करते? जो लोग प्यार करते हैं उनको पता होता है कि फीडबैक किस तरीके से करना होता है। उनकी बहुत सारी चीजों को लाइक डिसलाइक करते और उनसे बातें करते और इमोशनल तरीके से अटैचमेंट होके उनको फीडबैक करके वो लोग उनसे मतलब प्रपोज करना शुरू कर देते हैं। ये एक उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों, दुनिया की हर एक चीज में फीडबैक होता है।
वैसे ही हमारे जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में भी फीडबैक करना पड़ता है। और दोस्तों हमारे जितने भी सीनियर्स लोग हैं, उन सभी लोगों ने फीडबैक करने के बहुत सारे तरीके बताए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि लोग फीडबैक करने जाते क्यों नहीं है, या फीडबैक करने में लोगों को डर क्यों लगता है। सबसे पहले आपको बता दूं, जिस इंसान के मन में इस कंपनी के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति जब तक खुद के अंदर में डाउट रहेगा, जब तक खुद के अंदर में सवाल रहेंगे, वो इंसान कभी जीवन में फीडबैक नहीं कर सकता। क्योंकि जिस इंसान के अंदर में खुद के अंदर सवाल है, वो कभी किसी इंसान के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले लोगों को समझाने से पहले खुद को समझाइए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। क्योंकि जिस इंसान को ये पता होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, वही इंसान दूसरों को इस काम के लिए रेडी कर पाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग फीडबैक पे भेजते हैं, उसको सारे टूल्स पकड़ा देते हैं, सारे उसको ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके साथ में सीनियर को भी पहुंचा देते हैं, फीडबैक करवाने के लिए सामने वाला व्यक्ति रेडी रहता है। उसके बावजूद भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सेल नहीं निकाल के ले पाता। क्यों? क्योंकि सबसे पहला उसका डाउट होता है, उसको खुद को क्लियर नहीं होता कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। और जब तक एक इंसान के अंदर में खुद के अंदर डाउट रहेगा, तब तक वो कभी किसी इंसान को समझा नहीं पाएगा। तो फर्स्ट हमें खुद को क्लियर होना जरूरी है कि दोस्त मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। मेरे कोई पंख तो नहीं होंगे, या कोई मेरी पूछ नहीं है, या कोई मैं एलियन नहीं हूँ। मैं खुद एक इंसान हूँ। जो चीज मुझे पसंद है, वो चीज दूसरों को पसंद करवाना ही फीडबैक होता है, पहला चीज। इसलिए सेल्फ का माइंडसेट, सेल्फ को इस काम से सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, पहला चीज। दूसरा क्या होता है, फीडबैक कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की घर जाके करना पड़ता है, किसी की दुकान पे, या किसी होटल में बुलाना पड़ता है, या कई बार व्यक्ति को हमारे पास बुलाना पड़ता है। ज्यादातर लोगों के पास हमें फीडबैक करने के लिए जाना पड़ता है। अब जब हम फीडबैक करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स का यूज करते हैं, बाई बस जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं, या फिर हम लोग हमारी सेपरेट बाइक से जाते हैं। तो जब भी हम किसी न किसी व्हीकल से फीडबैक करने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं, यार पैसे लगेंगे, यार पैसे तो मेरे पास है नहीं, और अगर मैं फीडबैक करने के लिए जाऊंगा और अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, मेरे पैसे तो वेस्ट ही चले जाएंगे। इससे अच्छा एक काम कर, तो फीडबैक करने जाते ही नहीं। या तो कई लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं फीडबैक करने के लिए जाऊंगा, मेरा खर्चा 200 रुपए का होगा, और अगर वो ज्वाइन करेगा और मुझे इनकम मिलेगी 50 रुपए, तो 200 रुपए कमाने के लिए, मतलब 50 रुपए कमाने के लिए मैं 200 रुपए खर्च क्यों करूं। एक व्यक्ति पैसे के रिगार्डिंग बहुत सारे अपने आप से सवाल खड़े कर लेता है, या पैसे लगेंगे, मुझे फीडबैक करने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो पैसे की वजह से फीडबैक करने लोग कहीं नहीं जाते, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या होता है, लोगों के अंदर में एक सवाल होता है कि दूर जाना पड़ेगा यार, इतनी दूर अगर मैं जाऊंगा तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर इतने दूर गया और अगर ज्वाइन अगर नहीं किया तो मेरा इतने दूर जाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भी कई लोग फीडबैक करने के लिए नहीं जाते। इसके साथ साथ में कई लोग फीडबैक करने से पहले ही अपने अंदर में एक नेगेटिव नजरिया डेवलप कर लेते हैं। जैसे हम कई बार जब शुरुआत में नए नए होते और काम करने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों के अंदर में कई बार ऐसे फीडबैक करने के लिए जाते हैं, एक व्यक्ति मिलता नहीं है, या अगर मिलता है तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता। और एक ही जैसी घटनाएं जब हमारे साथ बार बार घटती रहती है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो घटनाएं बार बार हमारे दिमाग में प्लानिंग प्रोग्राम हो जाती है। और जब तीसरा चौथा या 10वें नंबर का फीडबैक करने के लिए जाते हैं, तो हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, या जो हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है, वो हमें बोलता है अरे पहले भी अपन ने 4 फीडबैक किए, पहले भी हम 10 फीडबैक कर चुके, इतने दूर पहले भी फीडबैक करने के लिए गए थे, कुछ भी नहीं हुआ है, सेल ही नहीं बना है। तो ये कई बार हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है, या जो नेगेटिव नजरिया होता है रिगार्डिंग फीडबैक, हम लोगों को करने नहीं देता है, और हम लोग व्यक्ति को छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके साथ साथ में लोग फीडबैक करने क्यों नहीं जाते? लोगों के अंदर में डर होता है। डर किस बात का होता है? जैसे क्या होता है कि अगर मैं किसी घर फीडबैक करने के लिए गया, अब लड़का तो मान लो रेडी है, लेकिन पता चलता है उसके पिताजी पुलिस वाले हैं, या उसके अंकल वकील है, या उसके पिताजी टीचर है, या उसकी मम्मी कहीं पर कलेक्टर है, या उसके भैया इंजीनियर है। तो कई बार हम सोचते हैं अरे बाप रे, उसके पापा, उसके घर में तो इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब बहुत सारे सवाल करेंगे, पता नहीं मैं उसको समझा पाऊँ नहीं समझा पाऊंगा। तो हमारे मन में लोगों के प्रति एक डर होता है कि शायद मैं अगर फीडबैक करने के लिए जाऊंगा तो शायद मैं किसी को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से भी कई लोग फीडबैक करने के लिए नहीं जाते। और साथ ही साथ में जैसे इनविटेशन के पार्ट में
लोग लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते, उसी प्रकार फीडबैक भी लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ शर्म। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम लोगों को एक ही बात सिखाई जाती है कि पढ़ेंगे लिखेंगे और बाबू बनेंगे, और बाबू बनने के लिए हमको ऑफिस का काम चाहिए। दोस्तों, हमारे को बचपन से एक माइंडसेट किया गया कि घर घर जाने वाला काम बेकार होता है, डोर टू डोर जाने वाला काम बेकार होता है। तो जाने अनजाने में हमारे दिमाग में बचपन से ये माइंडसेट गलत है कि ये इस बिजनेस तो करेंगे, और जब किसी के घर जाएंगे तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि ये लड़का मेरे घर आया। या जैसे मैं जब नया नया था तो मैं मेरे रिलेटिव के घर में, मेरे पड़ोसी के घर में, और मेरे जितने भी फैमिली मेंबर थे उनके घर में कभी मैं फीडबैक करने जाता नहीं था। क्यों नहीं जाता था? इसलिए सोचता था कैसा लड़का है, हमारे घर समझाने के लिए आया, इसको शर्म नहीं आ रही है। तो कुछ लोग शर्म की वजह से फीडबैक करने के लिए नहीं जाते। उनको लगता है शायद मैं इधर समझाने की जरूरत होती है, मेरे बारे में बहुत कुछ सोच जान लेगा। इस वजह से भी कई लोग फीडबैक करने के लिए प्रॉपर नहीं जाते। और जिन लोगों का एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं होता है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, एक बिजनेस की ग्रामर क्या है, और जिन लोगों के अंदर अपने काम को लेकर प्राउड फील नहीं होता है, गर्व नहीं होता है, वो लोग भी फीडबैक करने में दोस्त कतराते हैं, फीडबैक करने के लिए नहीं जाते। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ कारण बताया जिन कारणों की वजह से लोग फीडबैक करने के लिए नहीं जाते। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इन कारणों से दूर हटना पड़ेगा। ये जो रीजन से, जिन रीजन की वजह से हम लोग फीडबैक करने नहीं जा पाते, आप लोगों को इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, अपना माइंड ठीक करना पड़ेगा। और ये माइंडसेट हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हमारे काम के बारे में हम सही तरीके से जानेंगे कि मैं एक्चुअली क्या काम करता हूँ। जब मुझे अपने काम को लेके गर्व होगा तभी मैं किसी के पास हिम्मत से जा पाऊंगा। तो ये चीज हमको माइंडसेट करना है। दोस्तों, फीडबैक में जाने से पहले एक होता है फीडबैक सेटअप। ठीक है, फीडबैक सेटअप करना बहुत जरूरी है। और जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि प्रेजेंटेशन के 12 से 24 घंटे के अंदर में हमको फीडबैक करना जरूरी है। दोस्तों, जितनी जल्दी और जितने शॉर्ट टाइम में फीडबैक होगा उतनी ही ज्यादा सेल कन्वर्सेशन के चांस होंगे। कहते हैं कि लोहे को जितनी जल्दी गर्म करेंगे और गर्म हथौड़े, लोहे पर जितनी जल्दी हम हथौड़ा मारेंगे वो उतनी जल्दी किसी किसी वस्तु का रूप ले लेगा। दोस्तों, उसी प्रकार जब एक व्यक्ति को हम लोग प्रेजेंटेशन सुनाते हैं, प्रेजेंटेशन सुनाने के बाद में 12 से 24 घंटे के अंदर हमें फीडबैक करना होता है। अब कई लोग सोचते हैं सर, अगर मैं उसको 2 दिन बाद समझाने जाऊंगा या 4 दिन बाद समझाने जाऊंगा तो क्या वो ज्वाइन नहीं करेगा? डेफिनेटली दोस्तों, शायद ज्वाइन ना करे। क्यों? क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री का एक सिंपल है, इंसान के अंदर में जब तक प्रोडक्ट प्लान कंपनी का इंफॉर्मेशन रहेगा, जब तक उसके अंदर में उस चीज के प्रति इंटरेस्ट रहेगा, और जैसे ही उसके दिमाग से इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा उसके दिमाग से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, प्रेजेंटेशन सुनने के 12 से 24 घंटे तक एक इंसान के दिमाग में डियर लाइफ के प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में इंटरेस्ट, मतलब इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद में एक इंसान के दिमाग से इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, और जैसे इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, हम उस इंसान के दिमाग में हमारी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस बीच में उसके दिमाग में बहुत सारे काम आ जाते हैं, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे उसको एक्टिविटी या बहुत सारे लोग उसको मार्केट में मिल जाते हैं जो उसको नेगेटिव कर देते हैं। और दोस्तों, ये हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है जो चीज हमारे लिए नई है, जो जिस चीज को देखने के बाद हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, उस चीज के बारे में हम किसी को बताए बगैर रह नहीं सकते। ये हमारा एक आदत है। अगर हम मेले में जाए, कोचिंग में जाए, मार्केट में जाए, और किसी भी नई चीज को जब हम पहली बार देखते हैं, जो चीज हमें शौक कर देती है, उस चीज को हम सबसे पहले लोगों को बताते हैं। और एक आदमी सबसे पहले, एक व्यक्ति को, दुनिया में आपको पता है रिफ्लेक्शन का नियम चलता है। हम एक व्यक्ति को जिस काम के लिए मना करते हैं, आदमी वही काम जाके करता है। जैसे हम एक व्यक्ति को प्लान सुनाने के बाद बोलते भैया काका बाबू से नहीं मिलना है, लेकिन हम तो उसको बोलते हैं, लेकिन वो सबसे पहले काका बाबू से जाके मिलता है, उसके दोस्तों से, उसके रूम पार्टनर से। एक व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आपको फिटिंग फिटिंग नहीं करना है, मतलब आपको अपने दोस्तों को बिना सीखे नहीं बताना है, बिना ज्वाइन किए नहीं बताना है। आदमी सोचता क्यों नहीं बताऊं मैं, जब ये काम बताने वाला है तो मैं तो जरूर बताऊंगा। तो एक व्यक्ति प्लान सुनने के बाद में सबसे पहले अपने दोस्तों को बताता है। क्लियर हो रहा?
उसके बाद व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया आधा अधूरा जानकारी किसी को नहीं देना है, आधा अधूरा ब्राह्मण जिस तरीके से कथा नहीं कर सकता वैसे आधा अधूरा ज्ञान भी लेके तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। लेकिन एक व्यक्ति से रहा नहीं जाता, एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को जाके बताता ही बताता है। और एक व्यक्ति जब किसी को बताता है तो ये सोच के नहीं बताता कि सामने वाला उसको इस काम के बारे में बुरा भला बोलेगा या इस काम के बारे में उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, वो कभी ये सोच के नहीं बताता। वो ये सोचता है कि मुझे इस काम के बारे में अच्छा पता चला या मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस देखा, तो अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। लेकिन दोस्तों मार्केट में जो फ्री रेडिकल्स है, जो लोगों के दिमाग में जो फालतू चीजें डायरेक्ट सेल्स को लेकर घुसी हुई है, तो लोगों को जब एक व्यक्ति 1 घंटे की प्रेजेंटेशन सुनकर जब उसके दिमाग में थोड़ी सी जानकारी रहती है और वो थोड़ी सी जानकारी एक व्यक्ति को समझाने के लिए जाता है, तो एक व्यक्ति क्या बोलता है, अरे दोस्त मैंने पता एक बहुत बढ़िया कंपनी देखी, 4 लोगों को लाना है, प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट खरीदना है, तो लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, 1 घंटे की इंफॉर्मेशन 2 से 3 मिनट के अंदर में एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को जब समझाता है तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। और एक व्यक्ति एक ही बात बोलता है, भैया तू कहाँ चला गया है, पागल हो गया क्या, ऐसे क्या कभी काम होते, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। तो जितनी सारी बातें आप मार्केट में सुनते हो वो सारी की सारी बातें सामने वाले व्यक्ति को सुनने को मिलती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो ये जो फीडबैक होता है, इस फीडबैक में हमें एक व्यक्ति को सबसे पहले सेटअप करना होता है। वो सेटअप करना होगा 12 से 24 घंटे के अंदर में। और सेटअप कौन करेगा? आज हम लोग देखते हैं कि कई बार एक प्रेजेंटेशन आता है तो प्रेजेंटेशन के बाद में फीडबैक उसका सीनियर सेटअप करता है, या बोल सकते हैं कि उसके जो सपोर्ट टीम वाले जो लोग होते हैं वो सेटअप करते हैं। लेकिन हमारा दोस्त है, हमारा रिलेटिव है, हमारा पड़ोसी है, वो कौन सा डायलॉग मारने से हमारी बात सुनेगा, कौन सा डायलॉग मारने से वो मेरे से मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कौन सी कोचिंग में जाता है, कब जाता है, कॉलेज कब जाता है, छुट्टी कब इसकी कब होती है, क्रिकेट खेलने कब जाता है, ये मस्ती करने कब जाता है, फ्री कब रहता है, हर एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता होता है। और दोस्त हमें लगता है कि फीडबैक सीनियर सेटअप करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा दोस्त की हरकतें कैसी है, वो बोलता है कैसे, कहाँ जाता है, उसकी पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है वो मुझे पता होता है। इसीलिए फीडबैक हमें हमें करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जब इस कंपनी में मैं नया नया ज्वाइन किया था तो शुरुआत में सारे के सारे फीडबैक मैं सेटअप करता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे दोस्त को क्या बोलना है और क्या मेरी बात सुनकर वो प्यार से मानेगा या गुस्से से मानेगा, वो इमोशनल तरीके से मानेगा या उसको डांट मारना पड़ेगा, या फिर अपने गांव की अपने एरिया की अलग अलग गालियां होती है कि वो गाली सुन के सुनने वाला है, किस तरीके से सुनेगा वो मेरे को पता है। इसीलिए सेटअप करना मेरे हाथ में होता है। मेरी मौसी की लड़की, मेरा मौसी का लड़का या जो मेरे रिलेशन वाले, ये कैसे सुनने वाले हैं ये तो मुझे पता है ना। लेकिन हम लोग हमारे सीनियर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अच्छा, मैं जब नया नया आया था तो मेरे को प्रेजेंटेशन सर सुना रहे थे, तो प्रेजेंटेशन सुनाने के बाद में सर ने बोला तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ लोगों को मेरे से मुलाकात कराना है। तो मैंने बोला यस सर, सिर्फ लोगों से मुलाकात कराना है। तो मैं प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, मतलब मैं खुद ज्वाइनिंग करने के बाद में सर के सामने 2 लोगों को लेके आया, 2 लोगों को प्रेजेंटेशन सुना दिया, सुना देने के बाद मैं घर चला गया। अब मैं सब घर चला गया तो घर जाने के बाद में सर फोन लगा रहा, भैया कहाँ हो? मैंने बोला सर घर पे हूँ। बोले फीडबैक कराना। मैंने बोला ये क्या होता है? बोले फीडबैक, अरे भैया वो व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन सुना है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उसको ज्वाइन कराना है। तो मैंने बोला सर आपने तो प्रेजेंटेशन में सुनने आए थे तो आपने एक ही बात बोली थी, बोले सिर्फ लोगों को मेरे से मुलाकात कराना है। तो बोले हाँ मुलाकात तो कराना है, लेकिन एक नहीं 2-3 मुलाकात कराना है। तो मैंने बोला सर आपने तो सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए व्यक्ति को बोला था। बोले नहीं, जैसे तूने प्रेजेंटेशन सुनने के बाद तेरे मन में बहुत सारे सवाल आए थे कंपनी के रिगार्डिंग, प्लान के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति के मन में भी सवाल आए तो अपने को उससे मुलाकात करके अपने को उसको फीडबैक करना है, मतलब उसको फिर से समझाना है। तो मैंने बोला सर फीडबैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके घर जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर उसके घर क्यों जाएंगे? उसको जब करना है ये काम, उसको जब करना है। और सवाल ये है कि सर हम प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में बोलते हैं ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इससे बेस्ट कोई काम नहीं है, इससे दुनिया में बढ़कर कोई काम नहीं है, ये काम में दुनिया की सारी चीजें मिलती है। तो एक व्यक्ति हमारे पास क्यों प्लान देखकर ज्वाइन करने नहीं आता है?
तब मुझे सर ने सही तरीके से क्लियर किया कि दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस चीज से प्रॉपर अवेयर नहीं है, उसको इस काम की गहराई नहीं पता है, उसको कंफ्यूजन उसके मन में है। और फीडबैक करने हमें इसलिए भी करना जरूरी होता है कि दोस्त, जब हम एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन सुनाते हैं तो हम उसको 5 बातें बोलकर उसका मुंह, उसका 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 फिजिकली, उसका मोबाइल, हम सब हमारे हाथ में कर लेते, लेकिन उसकी एक चीज होती है, उसका दिमाग, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। दोस्तों, जब हम प्रेजेंटेशन सुनाना शुरू करते हैं ना, एक व्यक्ति फिजिकल तो मेरे सामने बैठा रहता है, लेकिन आप क्या जानते हो, क्या वो मेंटली अपने सामने बैठा है? दोस्त, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो जैसे ही एक व्यक्ति ने मुझे बताया ये डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है, तो मैंने बोला डायरेक्ट सेलिंग मतलब बेचने वाला काम होगा। मैं मन ही मन सोचने लग गया, तो बेचने वाला मुझे काम बता रहा है, क्लियर हो रहा। फिर डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने मुझे बताया कि आज हम जिस कंपनी के बारे में समझने जा रहे हैं वो एक कंपनी डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब मुझे कंपनी के बारे में बताया, तो जैसे ही मैंने इस कंपनी का नाम सुना, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, पता नहीं ये कंपनी कहाँ होगी, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होगा। मेरे दिमाग में कंपनी को लेकर सवाल पैदा हो गया। फिर सामने वाले सीनियर मुझे प्रोडक्ट को लेके मुझे बता रहे, तो मैं प्रोडक्ट के बारे में सोचने लग गया कि आज तक तो मैंने प्रोडक्ट का कभी नाम सुना ही नहीं है, नोनी क्या होती है, आंवला क्या होता है। वो सच में, मैं इस फील्ड में आने से पहले मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आंवला का भी रस होता है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि करेला जामुन जूस भी होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फूड सप्लीमेंट भी होता है, या बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स भी होते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है और करियर बनाया जा सकता है। तो जैसे जैसे प्रेजेंटेशन सामने वाला बता रहा था, मेरे मन में बहुत सारे सवाल चलते जा रहे थे। सामने वाला सीनियर बता रहे थे, भैया तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लिस्ट बनाना है। तो मेरे को बोले लिस्ट बनाना है, तो जैसे मेरे को लिस्ट बनाने का प्रेजेंटेशन में समझा रहे थे, मैंने बोला लिस्ट में नाम किसका लिखूंगा, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। और जैसे ही फिर मेरे को बोला कि सिर्फ को 200 की लिस्ट में से सिर्फ आपको 4 लोगों को लेके आना है, तो मैं उन 4 लोगों के बारे में सोचने लग गया था जिनको मुझे लेकर आना है, क्लियर हो रहा ना। और पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में मेरे को सर ने बोला कि भाई तेरे को 3000 बीबी से मतलब एफपीओ से शुरुआत करना है, जिसके लिए तेरे को 5 से 6000 रुपए लगेंगे। तो जैसे ही बात पैसे की आई, तो मैं पैसा अरेंजमेंट करने के लिए चला गया था। मतलब दोस्त, प्रेजेंटेशन में मेरे को सीनियर समझा तो रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग प्रेजेंटेशन में नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन में ऐसी कुछ बातें थी जो मुझे फिजिकली तो मेरे ही रहता था, लेकिन मुझे मेंटली कहीं ना कहीं मुझे लेके बार बार जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, कंफ्यूजन चल रहा था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी व्यक्ति हूँ, वो फिजिकल तो हमारे सामने बैठा रहता है, लेकिन वो मानसिक तौर पर कभी भी हमारे सामने बैठा नहीं रहता है। इसीलिए माइंड सेट तो करना है, उसके बावजूद भी कई लोग फिजिकली तरीके से बैठे, मेंटली तरीके से बैठे नहीं रहते, इसीलिए उनको प्रॉपर तरीके से समझाना जरूरी होता है। क्लियर हो रहा दोस्तों? अच्छा, कई लोग क्या होते हैं जिनके डिसीजन करता खुद नहीं होता, मतलब डिसीजन करना खुद को है, लेकिन डिसीजन उसके पेरेंट्स लोग रहते हैं, या उसके दोस्त डिसीजन उसके लेते हैं, या उसके भाई डिसीजन लेता है, वो उनको पूछता है। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसकी वजह से हमें सामने वाले व्यक्ति का फीडबैक करना होता है। दोस्तों, जब हम फीडबैक करने के लिए जाते हैं, तो सेटअप जो करने की बात है, जैसे मैंने बता दिया सेटअप कैसे कर सकते हैं आप। सेटअप प्रेजेंटेशन के सबसे पहले आप कोशिश करो कि प्रेजेंटेशन होने के तुरंत जस्ट बाद में ही हमको फीडबैक करना चाहिए, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फीडबैक, या बोल सकते हैं कि स्पॉट फीडबैक, जो प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद में होता है। और प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद जो फीडबैक होता है, पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद में आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ क्वेश्चन कर सकते हो कि देखो भाई, प्रेजेंटेशन तो बहुत ही शानदार वाला था, तो हम लोगों को शुरुआत करना है, तो अभी आप कितने रुपए से शुरुआत करेंगे, 5000 से, 10,000 से, 20,000 रुपए से। या आप इस तरीके से क्वेश्चन ना करते हुए आप लेवल वाइज भी शुरुआत करने के लिए बोल सकते हैं कि दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस कंपनी में पहले ही डे से स्टार बोनस से अपना शुरुआत करते हैं, कई लोग बिल्डअप बोनस से शुरुआत करते, कई लोग वेलकम बोनस से शुरुआत करना है। दोस्तों, सेल्स इंडस्ट्री का एक ट्रिक्स है, कभी भी कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमेशा ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ आना चाहिए। जब हम बाजार में जींस लेने के लिए जाते हैं, या कभी भी हम कोई मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार क्या बोलता है, भैया कौन सा जींस लोगे, कितने रुपए का, 2000 का, 500 का,
या फिर 3,000 रुपए का जींस लोगे, तो कभी नहीं बोलता कि 200 रुपए का जींस लोगे या 300 रुपए का जींस लोगे। हमेशा हमें बड़े अमाउंट से कम की तरफ आना आना है, और हमेशा हमको ऑप्शन में सामने वाले व्यक्ति को क्वेश्चन करना है, जिससे वो 3-4 ऑप्शन में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा दोस्तों? फीडबैक में सबसे बड़े जो कठिन होते हैं वो सवाल होते हैं, और सवालों का सही तरीके से जवाब देना फीडबैक होता है। हमको आज जितने भी लोग फीडबैक करने के लिए हम लोग जाते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, घर पे पूछ के बताऊंगा, पिताजी मना कर रहे, और प्रोडक्ट महंगे हैं, अभी मुझे नहीं लेना, अभी मेरी एग्जाम चल रही है। दोस्तों जितने भी सवाल आते हैं, मैं आज आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक चीज बता देता हूं कि सवाल जितने भी हम आ रहे हैं हमारे सामने, ये इसको आप दे आर एक्सक्यूज, इनको आप एक्सक्यूज समझ सकते हो। ये सवाल सारे के सारे लोगों के ज्वाइन न करने के बहाने, क्योंकि एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन सुनने के बाद वो डायरेक्टली हमको कभी मना नहीं कर पाता। क्यों? वो सोचता है इस व्यक्ति ने मुझे इतनी मेहनत से 1 घंटे तक मुझे प्रेजेंटेशन समझाया, मैं उसको कैसे मना करूं। जैसे हम बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं होता उतना, तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं, अरे भाई एक काम करता हूँ, अभी तुम रुको, मैं आधे घंटे में आता हूँ लेने के लिए, या एटीएम से पैसे निकाल के लेके आता हूँ, या अभी मैं शाम को लेने के लिए आऊंगा। हम उसको ये नहीं बोल के आते मेरे पास पैसा नहीं है, ये तुम्हारा मुझे जींस पसंद नहीं आया। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी कोई बात बोल देते जो बात उसको बुरी भी नहीं लगे और हम वहां से भग भी आए। उसी प्रकार दोस्तों, जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये सारे सवाल हमको फेस करना पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या लोगों की होती है वो होती है भरोसे की। एक इंसान को विश्वास नहीं होता, इसीलिए एक व्यक्ति हमारे इतने आसान काम को भी करने में नखरे बताता है, और एक व्यक्ति दूसरे काम में उसको विश्वास होता है, इसीलिए वो हमसे ज्यादा कठिन काम भी कर लेता है। आज पढ़कर लोगों को पता है नौकरी करना कठिन है, उसके बावजूद भी लोग नौकरी करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। क्यों? उसको खुद को विश्वास होता है, उसको सिस्टम पे भरोसा होता है। एक व्यक्ति आज आर्मी का सोल्जर बनने के लिए बहुत सारी तैयारी करता है, उसको आर्मी जो सिस्टम है उस पर विश्वास होता है, उसको खुद को विश्वास होता है। जिस भी इंसान को जिस काम के लिए भरोसा होता है वो व्यक्ति वो काम करता है, क्योंकि हर इंसान अपनी कंफर्ट के हिसाब से किसी भी काम का सिलेक्शन करता है। क्लियर हो रहा? आज दुनिया में जो भी इंसान जो भी किसी काम को कर रहा है, वो उस काम को इसलिए नहीं कर रहा है कि वो काम उसको पसंद है या वो काम उसको अच्छा लगता है। उसको पसंद है, अच्छा लगता है, इसलिए तो करते ही करता है, प्लस साथ में उसको इस काम के लिए विश्वास है और उसको ये लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसीलिए उसने इस काम को पसंद किया है। वरना वो दूसरा काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको दूसरे काम के लिए उसको डाउट है, उसको शंका है, इसलिए दूसरा काम नहीं कर रहा है। दोस्तों वैसे ही एक व्यक्ति को हमारी कंपनी में ज्वाइन करने में अगर किसी को कोई एक सबसे बड़ी समस्या अगर है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भरोसे की। और एक व्यक्ति को सॉरी 2 प्रकार के विश्वास की समस्या होती है। एक होता है सबसे पहले एक व्यक्ति को खुद को विश्वास नहीं होता कि क्या ये मैं काम कर पाऊंगा। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि यस मैं ये काम कर पाऊंगा, तो दूसरा उसको डाउट होता है कि क्या एक कंपनी काम करेगी, क्या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। अगर कंपनी नहीं भागेगी तो क्या इसका प्लान अच्छा है, क्या इसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्या ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मेरी हेल्थ अच्छी होगी। दोस्तों प्लान दिखाने के बाद में एक व्यक्ति को 5 से 6 प्रकार टाइप के सवाल होते हैं। एक होता खुद को लेके सवाल होता है, दूसरा कंपनी को लेके, तीसरा प्लान को लेके, और चौथा उसको प्रोडक्ट को लेके सवाल होता है। और ये सारे अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं। और दोस्तों और एक आदमी सबसे बड़ी जो समस्या हमको बताता है वो है कहानी घर घर की, कि मेरे पास में पैसा नहीं है। दोस्तों हमारे बिजनेस को करने के लिए इतना कोई लाखों रुपए लग नहीं रहा है कि एक व्यक्ति इस पैसे की बहाने बनाया। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ सवालों के जवाब बता देता हूँ कि हम मार्केट में आने वाले जो सवाल होते हैं उनके जवाब किस तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों फीडबैक करने के लिए एक थ्योरी होती है, जिस थ्योरी को बोलते हैं फील, फेल्ट, फियर एंड फाउंड, जिसको बोलते हैं 4F थ्योरी। हर चीज को समझाने के लिए हमें इस थ्योरी को इस्तेमाल करना जरूरी है।
सवाल कहीं से भी आ सकते हैं और सवाल आने से पहले हमें एक व्यक्ति को थोड़ा सा एक माइंडसेट देना जरूरी है। उसको बोलते हैं एबीसी कैटेगरी। एबीसी मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग। एक व्यक्ति बोलता है भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसको बोल सकते हो अच्छा बताइए, अगर आपके पास पैसा हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम हो जाएगा तो आपको इस कंपनी में जुड़ने में और इस काम को शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलेगा नहीं। मतलब ये ऑलवेज बी क्लोजिंग करने से हमको पता चल जाएगा कि इसका सिर्फ ये दो ही समस्या है, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए हमें ऑलवेज बी क्लोजिंग करना जरूरी है। दोस्त, सबसे पहले जो सवाल आज मार्केट में लोगों के पास आता है प्लान दिखाने के बाद में, पूरी ताकत से इस्तीफी कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन आदमी एक ही बात बोलता है, मैं सोच के बताऊंगा। और कई बार जब ये बात बोलता है हमें गुस्सा भी आता है कि अरे तेरे को इतनी बेहतरीन स्थिति सुनाया, इतना बेहतरीन प्लान बताया, मेरा तो मन करता है कि इसको मैं कूद दूं, लेकिन बोलते नहीं ये नहीं करना है, सामने वालों को समझाना है। अब आदमी जब ये बोलता है कि भाई मैं सोचकर बताऊंगा, इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले आप ये उससे पूछिए कि क्या सोचेंगे आप। दोस्त, आप जब सोचने जाओगे तब आपके मन में कुछ सवाल रहेंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं रहेंगे। जब आप खुद सोचेंगे, पहली चीज आपको बता देता हूँ कि 90% लोग को सोचते नहीं है, क्योंकि जैसे वो प्रेजेंटेशन के हॉल से बाहर होते हैं वो भूल जाते हैं कि मैं क्या समझने गया था। मैं 90% लोग सोचते नहीं है। अगर व्यक्ति सोचता भी है तो आप उसको पूछ सकते हो कि आप क्या सोचोगे। जब आप सोचेंगे तब आपके मन में अलग अलग सवाल आएंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं है। और जब आपके पास आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब नहीं है तो आप डिसीजन भी नहीं ले सकते। इट मीन्स आपका दिमाग में पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति सोचने के बाद, या जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि ये पहली बात तो सोचेगा नहीं, वो सोचेगा तो इसके मन में सवाल आएगा जिसके जवाब इसके पास नहीं है। इट मीन्स आंसर आना है यस, नहीं आएगा, हमेशा आंसर नो ही आने वाला है। गलत सामने वाला व्यक्ति आपको मना ही करेगा। अगर एक व्यक्ति सोच भी रहा है तो उसके पास जवाब नहीं है। या तो एक व्यक्ति ये बोलता है कि मैं सोचकर बताऊंगा या किससे पूछ के बताऊंगा, तो दोस्तों जैसे जैसे वो किसी और को पूछेगा, किसी भी एबीसी नाम के लोगों से पूछता है या दोस्त से पूछता है या पड़ोसी से पूछता है, तो सबसे पहले उनको वो अधूरी जानकारी देता है। और अधूरा नॉलेज जहर के समान होता है। जैसे एक व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति अधूरा नॉलेज देता है, सामने वाला व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। और जिस व्यक्ति से वो बात करता है उसके दिमाग में भी सवाल होते हैं। और जिस व्यक्ति को वो समझता है कि ये मुझे कुछ हेल्प करेगा, उसके दिमाग में सवाल होते हैं। और उसके सवाल के जवाब किसके पास नहीं होते। जब सामने वाले व्यक्ति के सवाल के जवाब किसके पास नहीं होते और इसके मन में जो सवाल है उसके जवाब भी इसके पास नहीं होते, तो अल्टीमेट ये जब सोच रहा है तो इसके पास भी सवाल का जवाब नहीं है। ये जब दूसरे से पूछ रहा है तो उसका सवाल का जवाब भी इसके पास नहीं है। अल्टीमेट दोनों ही पार्टी के पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। तो जब तक हमारे दिमाग में किसी भी चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा, मैं तब तक उस चीज को करने या लेने के बारे में कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, आप उसकी जगह पर ये बताइए कि आप जब अकेले या किसी से जाके पूछोगे तो आपके पास सवालों के जवाब नहीं रहेंगे। दोस्त, इसीलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या सवाल है, या अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको पूछना चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे सवालों के जवाब मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसलिए नहीं समझाऊंगा कि आप मेरी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो मेरे को 400-500 रुपए 200 रुपए मुझे इनकम मिलेगी, इसीलिए नहीं। इसीलिए कि मैं आपके सही तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी के बारे में, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से जानता हूँ। तो इस तरीके से आप उसको जवाब दे सकते हो। पहला मैंने सवाल का आपको जवाब दिया। दूसरा सवाल है दोस्त, मार्केट में आता है कि प्रोडक्ट महंगे। डेफिनेटली कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट महंगे। अच्छा, जिस इंसान को 10 रुपए की नहाने की साबुन 10 रुपए की नहाने की साबुन की आदत है, उसके लिए हमारे डियर लाइफ का ओलियो ऑलमंड साबुन 25 रुपए का महंगा है। ये बात सच है। जो इंसान, हम हमारे गांव में जब हम रहते थे तो हम लोग 5 रुपए का टूथपेस्ट लेके आते थे, 10 रुपए का क्लोजअप लेके आते थे। अब जिस इंसान ने 10 रुपए के क्लोजअप, 10 रुपए के टूथपेस्ट से जिसकी जिंदगी चल रही हो, उस इंसान को अगर आप
100 रुपए का या 90 रुपए का स्माइलो फ्रेश मल्टीकेट टूथपेस्ट आयुर्वेदिक वगैरह बताओगे तो उसके लिए महंगा है। क्योंकि लोग हमेशा चीजों की प्राइस देखते हैं, लोगों को क्वालिटी देखने का तरीका पता नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ बस चीजों की प्राइस देखते हैं, अच्छा इतना महंगा है। दोस्तों, जो हमारे देश में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के होते हैं, और वो लोग इतनी सस्ती चीजें इस्तेमाल करते हैं कि जब हम उनके सामने 120 रुपए की चाय पत्ती, 125 का फेस वॉश, और कई बार दोस्तों हम लोग ऐसे लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं कि जिनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब जो आदमी नीम की डंडी से दातुन करता हो उसके लिए 5 रुपए का टूथपेस्ट भी महंगा है, उसको तो तुम 1 रुपए में लाके दोगे तो भी उसको महंगा लगेगा। जो लेडीज अपनी काली मिट्टी से बालों को धोती हो उसके लिए 1 रुपए की क्लिनिक प्लस शैम्पू भी महंगी है। तो कई बार हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो सच में इतने गरीब होते हैं कि उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? दूसरा चीज क्या होता है, लोग प्राइस को देख के लगता उनको महंगा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, लोगों की आमदनी कम होती है इसीलिए उनको हर चीज महंगी लगती है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, एक स्कूल में एक चपरासी अगर है, एक चपरासी के लिए साइकिल खरीदना महंगा है, लेकिन वही साइकिल एक स्कूल की टीचर के लिए खरीदना सस्ती है। क्यों? क्योंकि जो प्यून है, एक जो चपरासी है, उसकी तनख्वाह अगर 10,000 है तो 5,000 रुपए की साइकिल खरीदना उसके लिए महंगा है, लेकिन उसी स्कूल का जो टीचर है जिसकी तनख्वाह 25,000 है उसके लिए 5,000 रुपए की साइकिल खरीदना सस्ती है। लेकिन उस टीचर के लिए 1 लाख की गाड़ी खरीदना महंगी है, लेकिन वही गाड़ी एक हेड मास्टर के लिए खरीदना सस्ती है। क्यों? क्योंकि टीचर की तनख्वाह 25,000 है तो उसके लिए वो गाड़ी खरीदना महंगा है, लेकिन हेड मास्टर का सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो उसके लिए 1 लाख रुपए की बाइक परचेस करना सस्ता है। ये हेड मास्टर के लिए कार खरीदना महंगा है, लेकिन स्कूल का जो मालिक है या जो कॉलेज का जो मालिक है उसके लिए कार खरीदना सस्ता है। मतलब दोस्त, सस्ता और महंगा कुछ नहीं होता है, सस्ता और महंगा डिसाइड करता है हमारी इनकम। जिनकी इनकम लाख रुपए है वो 1 लाख की गाड़ी चलाते हैं, वो 10,000 का घड़ी पहनते हैं। जिनकी इनकम लाखों में वो कार पकड़ते हैं। अब जिस इंसान का इनकम ही 2,000 है या 3,000 है या 5,000 है, उसको 5,000 रुपए में ही महंगी सस्ती सस्ती चीजें लाके अपनी सारी चीजें खरीदना है पड़ता है। क्लियर हो रहा? तो दोस्तों, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है, आपको ऑलरेडी आप प्लान प्रोडक्ट की जब ट्रेनिंग लिए होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही मतलब सस्ते प्रोडक्ट है। और दोस्तों, कभी भी जब आप व्यक्ति बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे तो एक व्यक्ति को 3 चीजों के बारे में कंपेयर करके बताइए। सबसे पहले प्राइस, दूसरा उसकी क्वालिटी, और तीसरा है साइज। कई बार हम सिर्फ प्राइस देखते हैं कि प्राइस इसका इतना है, लेकिन आप साइज भी देखिए कि इतने रुपए के साइज में हम कितने बड़ी बोतल दे रहे हैं, ये कितने लीटर का हम जूस दे रहे हैं, और उस इतने रुपए के जूस में आपको हम किस कैटेगरी का और किस क्वालिटी का हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप उदाहरण देकर, ठीक है, जैसे एक घड़ी 200 रुपए की भी आती है, एक घड़ी 1 लाख रुपए की भी आती है, लेकिन 1 लाख का क्यों आता है? उसके अंदर कुछ क्वालिटी है। आपको प्रोडक्ट की जब क्वालिटी पता होगी तो आप सामने वाले व्यक्ति को आप सस्ते और महंगे के डिफरेंट के बारे में बता सकते हो। जैसे आईफोन 1 लाख रुपए का आता है, और दोस्त आईफोन 1 लाख रुपए में एक मोबाइल आता है। उसी 1 लाख रुपए में आप 200 मोबाइल भी खरीद सकते हो 500-500 रुपए के, लेकिन 200 मोबाइल मिलकर जो काम नहीं कर सकते वो अकेला आईफोन करता है। इसका मतलब कई बार हमें चीजें खरीदने के लिए क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी पे देखना, नजर मारना चाहिए। कई बार जैसे आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते हैं कि जैसे एक पेप्सी जो 50 रुपए की होती है और एक रूह अफ़ज़ा की जो बोतल वो 100 रुपए का होता है। अब अगर अभी देखा जाए तो रूह अफ़ज़ा का बोतल महंगा है लेकिन पेप्सी सस्ती है। लेकिन हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आएंगे तो 1 लीटर पेप्सी सिर्फ 10 लोगों को सर्व कर सकते हैं, एक एक ग्लास। लेकिन उसी जगह पर
एक रुआवजा 100 रुपए का अगर आता है तो वो 100 रुपए की रुआवजा की बोतल से उसमें पानी मिला के हम 100 लोगों को रुआवजा बांट सकते हैं। तो रुआवजा 100 लोगों तक पहुंच रहा है, पेप्सी 10 लोगों तक पहुंच रही है। उसी प्रकार आप बता सकते हो कि ये अभी रुआवजा आपको महंगा लग रहा है लेकिन पेप्सी आपको सस्ती लग रही है, लेकिन क्वालिटी से मतलब प्राइस से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी। क्लियर है दोस्तों? तो आप इस तरीके से लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट क्लियर करके आप सस्ते महंगे के बारे में बता सकते हो। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। प्रेजेंटेशन करने के बाद में जब हम सवाल करते हैं या जब उनको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। आप हमेशा फिल्म एंड फाउंड थ्योरी की बात में के साथ बताइए वेरी गुड। आपको क्या लगता है, क्या इस काम के लिए मैं बिल्कुल फ्री था? क्या इस काम के लिए मैं पैदा हुआ था? दोस्त, जब मैं इस कंपनी में आया था पैसे मतलब टाइम मेरे पास भी नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, टाइम न आज है न 5 साल पहले था न 10 साल पहले था। आप उनको एक उदाहरण देके पूछ सकते हो कि एक बात बताइए, अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में जाते वक्त अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाएगा, अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो आप कांटे को निकालेंगे या फिर आप रोते रहेंगे? वो बोलेगा सामने वाला मैं कांटे को निकालूंगा। अच्छा, जब कांटे को निकालेंगे तो आपको और दर्द होगा क्योंकि कांटे को निकालने के लिए सुई या किसी प्रकार की कील का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप कांटे को निकालने के लिए किसी प्रकार की सुई और कील का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको उस समय और दर्द होगा। लेकिन आपको पता है कि ये दर्द टेम्पररी है, ये दर्द थोड़े टाइम के लिए। इस दर्द से इसको मैं खत्म कर दूंगा तो मेरा दर्द परमानेंट खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और टाइम जैसे कांटे को पैर में से निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल किया तो थोड़े समय के लिए दर्द हुआ, उसी प्रकार हम जिंदगी में व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। लेकिन एक व्यक्ति को आप उसका जो पूरा शेड्यूल चेक करके, जैसे एक व्यक्ति का मॉर्निंग वेकअप से लगाकर इवनिंग में सोता कब है, कितने घंटे मोबाइल चलाता है, कितने घंटे फ्री रहता है, कौन से टाइम में कॉलेज जाता है, कौन से टाइम में कोचिंग जाता है, किस टाइम नौकरी करता है, उस पूरे टाइम को आइडेंटिफाई करके आप उसको एग्जैक्ट क्लियर कर सकते हैं कि मेरे बिजनेस के लिए आपको कुछ 4 घंटे 10 घंटे 15 घंटे में देना है। अगर आप पार्ट टाइम में दिन से भी 2 घंटे अगर काम करेंगे तो आपकी इनकम फुल टाइम जैसे हो सकती है। दोस्त, सच में एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर 2 घंटे भी दिन से अगर एवरी डे 2 लोगों को प्लान बताए, वो दिन में अगर ये 2 घंटे ही काम करता है, अगर वो एवरी डे अगर काम करे तो 60 लोगों को प्लान दिखाएगा। दोस्त, प्लान देखने के बाद व्यक्ति ज्वाइन करेगा। आज हम कई लोग दिन दिन भर काम करते हैं रियल लाइफ में, लेकिन हम किसी को प्लान नहीं बता पाते ना, तो हमारे लिए वो पूरा दिन ना अनप्रोडक्टिविटी निकल जाता है। लेकिन कई मैंने ऐसे भी लोग देखे जो जॉब के साथ करते, बिजनेस के साथ करते, अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ के साथ में करते, लेकिन 2 घंटा देकर बढ़िया तरीके से जब भी आते प्रेजेंटेशन या कस्टमर या कुछ तो कुछ काम को सेटअप करके आते हैं और बढ़िया तरीके से अपने काम को बढ़ाते हैं। तो जो टाइम की जो समस्या है दोस्त, आप व्यक्ति को बता सकते हो कि अगर टाइम हमारे पास नहीं है तो फिर टाइम जा कहाँ रहा है? पहला सवाल। दूसरा, दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग या देश का प्रधानमंत्री भी देश को चलाने के बाद 2-4 घंटे अपने परिवार के लिए निकाल देता है। रतन टाटा, बिरला जी या अंबानी जी, या अगर हम भी बात करें तो हम भी दुनिया भर के काम करने के बाद हमारी टीम को संभालने के बाद में 1-2 घंटा परिवार के लिए निकाल देते हैं। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप देखो ना, वो घर रहता है तो कॉलेज जाता है तो कोचिंग जाता है, कुछ भी नहीं करता, फिर भी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब है एक्चुअल व्यक्ति का टाइम खराब हो रहा है और उसको एक सही दिशा देना जरूरी है कि जहां पर आप टाइम देंगे तो यहाँ पर टाइम देने से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, ये परिवर्तन उसको बताना है और यहाँ पर टाइम देना जरूरी क्यों है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको यहाँ पर टाइम देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने टाइम दिया उनकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हुए आपको सामने वाले व्यक्ति को क्लियर करना जरूरी है। तो ये एक सवाल आता है जिसका आप जवाब आसानी से दे सकते हो। क्लियर हो रहा है दोस्तों? उसके साथ में कई लोगों के जो सवाल होते हैं वो सवाल क्या होते हैं कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता, या प्रोडक्ट बेचने वाला काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दोस्त, सबसे पहले आप सामने वाले व्यक्ति को क्लियर करिए कि दोस्तों, जब मैं आपको इनवाइट किया
तो क्या आपको लग रहा था कि मैं बेचने वाला काम करता हूँ? जब आप उससे क्वेश्चन करिए कि जब आप मेरी कंपनी का प्लान देखने के लिए आए थे, तो क्या आपको लग रहा था कि मैं आपको बेचने वाला लग रहा था? जब मैं आपको अभी आपके घर पे आके समझा रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, तो आपको क्या लग रहा है? क्या मैं आपको बेचने वाला लग रहा हूँ? दोस्तों, बेचना एक अलग चीज होती है, और किसी चीज के बारे में अगर मैं जानता हूँ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना एक अलग चीज है। टीवी में जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो किसी को नहीं बोलते हमारा प्रोडक्ट लो, वो सिर्फ वो लोगों को जानकारी देते हैं। आप जानकारी देंगे, सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा, वो खुद ब खुद लेगा। मार्केट में दो ही कैटेगरी से, दो ही वजह से चीज बिकती है। कई ऐसी चीजें मार्केट में, जो चीजें खरीदना आपकी जरूरत है, लेकिन आप फिर भी खरीद के नहीं लाते। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। कई चीजें ऐसी है जो आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी खरीद के ले आते हो, क्योंकि आपको जानकारी है कि ये चाहिए क्यों। दोस्त, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति की जरूरत के प्रोडक्ट है, लेकिन एक व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि डियर लाइफ के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, डियर लाइफ ही करना क्यों जरूरी है। आपका काम है जानकारी देना। आप 10 को जानकारी देंगे, 2 इंटरेस्ट लेंगे। आप 20 को जानकारी देंगे, 5 से 6 इंटरेस्ट लेंगे। और जिनको इंटरेस्ट आएगा वो खुद ज्वाइन करेंगे, उनको समझाना नहीं पड़ेगा। तो जैसे आप कोचिंग के बारे में, कॉलेज के बारे में आप लोगों को सलाह देते हो, जैसे आप किसी कोचिंग के बारे में जानते हो, तो आप किसी स्टूडेंट को कोचिंग के बारे में बताते हो, ना कि खुद पढ़ाने लग जाते। आप किसी डॉक्टर के बारे में जानते हो, तो आप उसके बारे में बताते हो, भैया ये डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, ना कि उसका नाम लेकर खुद ही ने इंजेक्शन लगा दिया। मतलब जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, तो हम सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन देने से इंटरेस्ट पैदा होता है, और इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि सामने वाला व्यक्ति ये काम करेगा नहीं करेगा, चीज लेगा नहीं लेगा। तो हमारा काम है इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन देना, और इंफॉर्मेशन देने के लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हमारी ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप डियर लाइफ की जानकारी लोगों को देकर आप इस बिजनेस को कर सकते हो। क्लियर हो रहा? दूसरी चीज, सामने वाले व्यक्ति को बताइए कि दोस्त, आपको जिंदगी भर, या बोल सकते हैं कि आपको रोज रोज जानकारी नहीं देना है। एक लिमिटेड समय तक आप ये काम करके अपना नेटवर्क बना के आप दूसरों से ये काम करवा के भी पैसा कमा सकते हो। क्लियर हो रहा? आप सामने वाले व्यक्ति को एक फॉर्म बता सकते हो, एक प्रक्रिया बता सकते हो। जैसे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये बेचने वाला काम है, तब आप उसको कुछ सवाल पूछ सकते हो, जिसमें आप उसका आंसर हाँ में पूछिए। अच्छा बताइए, क्या आप मेरी कंपनी में साइन अप कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं? हमारा स्टार्टअप में 4 से 6 दिन का ट्रेनिंग होता है, क्या आप ट्रेनिंग ले सकते हो? वो सब में अगर हाँ बोल रहा है। अब अगर आपको बोल रहा हूँ कि आप महीने, हफ्ते में 25-30 घंटा दे सकते हैं, अगर बोलेगा हाँ दे सकता हूँ। क्या आप लिस्ट बना सकते हो? हाँ बना सकता हूँ। अच्छा, ये 200 की लिस्ट में से 30 से 35 लोगों को क्या आप बाय कॉल, टेलीफोन से जानकारी दे सकते हो? बोले हाँ दे सकता हूँ। अगर 20 से 30 लोगों या 30 से 35 लोगों को जानकारी अगर देंगे, तो आपके कहने पे 10 से 15 लोग समझने के लिए आएंगे। ठीक है? अगर 10 से 15 लोग समझने के लिए आते, जानकारी मैं दूंगा, प्लान मैं बताऊंगा, ट्रेनिंग मैं करूंगा, सारे काम मैं करूंगा, या तो मेरे साथ जो सर्विस टीम है वो करेगी। आपका काम है लोगों को मेरे से मुलाकात कराना, सारा काम मैं करूंगा, हर चीज मैं क्लियर करूंगा। आप बताइए, मेरे समझाने पर, मेरे बताने पे, मेरे क्लियर करने पर, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्या लगता है 10 से 20 में से क्या 4 से 5 नहीं आ सकते? क्या एक व्यक्ति बोलेगा हाँ 4 से 5 आ सकते? अब बताओ, इतनी पूरी वर्किंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम किसने किया? मैंने किया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन से एक व्यक्ति हमारी कंपनी में खुद ब खुद जुड़ेगा। और दोस्त, उसको बता सकते हो कि यही इन्फॉर्मेशन देकर आज हमारी डियर लाइफ कंपनी में, ठीक है, कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था जिसका मैंने आपको जवाब दिया। कई लोग बोलते हैं मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं प्रोडक्ट भी खरीद लूंगा, लेकिन मैं आपकी कंपनी की मीटिंग में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मीटिंग में माता खा जाते, या बहुत पकाते, या मीटिंग में मैं नहीं आने वाला भैया, मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा आपकी, मेरे पास मीटिंग में आने के लिए समय नहीं है। आप उसको पूछ सकते हो, दोस्तों मीटिंग में आना
क्यों जरूरी है। आप सामने वाले को पूछ सकते हो भाई आप कहीं पर नौकरी करते हो तो आपका बॉस मीटिंग करता नहीं करता है, बोले हाँ करता है। तो जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो और जब वहां मीटिंग होती है तो क्या वो मीटिंग आपको अच्छी लगती है, वो बोलेगा नहीं। तो जब आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो और वहां जब मीटिंग होती है आपका बॉस आपके साथ मीटिंग करता है, वो मीटिंग जब आपको अच्छी नहीं लगती आप फिर भी अटेंड करते हो, क्यों? क्योंकि इस कंपनी में नौकरी करना है, पैसा कमाना है। मीटिंग आपको अच्छी नहीं लगती फिर भी आप अटेंड करते हो दोस्त, उसी प्रकार। लेकिन आप उस मीटिंग को अटेंड करके सिर्फ जिंदगी में पैसे कैसे कमाना आपको सिर्फ वो पता चलता है, आप कंपनी में कैसे आगे बढ़े वो पता चलता है। लेकिन आप बता सकते हो कि जब आप हमारी मीटिंग अटेंड करने के लिए आएंगे तो हमारी मीटिंग आपके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारे बदलाव करेगी। जब आप किसी कंपनी में मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हो ट्रेडिशनल जॉब में, वहां आपको सिर्फ काम सिखाते हैं, आपके अंदर कोई स्किल नहीं होती है। लेकिन जब आप हमारी मीटिंग अटेंड करने के लिए आओगे तो हमारी मीटिंग से आपके अंदर में कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल इंप्रूवमेंट होगा, जिस सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, रेस्पॉन्स, एक्सपोजर पावर, रिलेशन बिल्डिंग क्वालिटी, कस्टमर डीलिंग क्वालिटी, मार्केट का नॉलेज, एक अच्छी हेल्थ का नॉलेज, और जिंदगी में जिस काम से आगे बढ़ा जाता है वो काम है बिजनेस, कि बिजनेस कैसे करते हैं उस बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलेगा। दोस्त जब आप हमारी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आओगे तब आपको आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपका फैमिली लाइफ को, आपका आध्यात्मिक लाइफ को कैसे बैलेंस में रखना है, आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी, आपको हमारी मीटिंग में ये सीखने को मिलेगा। अब आप बताओ हमारी मीटिंग में आपको ये सब चीज पता चलेगा, ये चीज क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है? वो बोलेगा हाँ ये तो जरूरी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मीटिंग में आने के लिए आप सामने वाले व्यक्ति को रेडी कर सकते हो। क्लियर हो रहा ना? दूसरा सवाल क्या आता है, मैंने इससे पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं अपनी कंपनी के बारे में जानता हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है। इस जगह पर आप सामने वाले व्यक्ति को जवाब दे सकते हो कि दोस्त डेफिनेटली आप सब मेरी कंपनी के बारे में जानते हैं, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ। आप शाहरुख खान को जानते हो? वो बोलेगा मैं। हाँ मैं जानता हूँ। आप प्रधानमंत्री को जानते हो? वो बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा अगर आप शाहरुख खान को जानते हो तो आप मुझे बता सकते हो शाहरुख खान की कमर का साइज क्या होगा? अगर आप शाहरुख खान को जानते हो तो आप मुझे बता सकते हो शाहरुख खान कटिंग का करवाता है? आप अगर शाहरुख खान को जानते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि शाहरुख खान का ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, लंच में क्या खाता है, डिनर में क्या खाता है, सोता कब है, मोबाइल कौन सा चलाता है? बोलेगा नहीं। क्यों? आप शाहरुख खान का सिर्फ नाम जानते हो, शाहरुख खान के पूरा जीवन शैली नहीं जानते। उसी प्रकार आप मेरी कंपनी के बारे में सिर्फ जानते हो, आपको मेरी कंपनी का नाम पता है, लेकिन मेरी कंपनी कैसे काम करती है, मेरी कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, मेरी कंपनी की मार्केटिंग करने का तरीका कैसा है, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मेरी कंपनी में कितने बेहद लोग, नॉर्मल से नॉर्मल लोग आगे बढ़ चुके, ये आप नहीं जानते हो। जिस प्रकार आप शाहरुख खान का नाम जानते हो लेकिन आप उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते, उसी प्रकार आप हमारी कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते सिर्फ नाम के सिवाय। अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आओ बैठ के बात करते, और बैठकर अच्छे समझते, अच्छे समझेंगे तभी हम शायद निर्णय ले पाएंगे कि करना है या नहीं करना है। तो आप इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति बोलता है कि मैं मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ, आपकी कंपनी के बारे में जानता हूँ, क्लियर हो रहा ना? और जैसे एक और सवाल आता है मार्केट में जब हम काम करने के लिए जाते हैं कि क्या गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमको फायदे होंगे? दोस्तों ये सवाल का जवाब एक ही है, उससे सामने वाले व्यक्ति से पूछिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब सामने वाला व्यक्ति खुद पूछता है, और जब आप फीडबैक करने के लिए जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सवाल सामने वाले व्यक्ति से ही पूछिए, फील्ड एंड फाउंड थ्योरी के माध्यम से। क्लियर हो रहा ना? आप सामने वाले व्यक्ति पूछेगा क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट का फायदा करेगा, सामने वाले व्यक्ति को पूछिए कि आप ही मुझे बताइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलेगा यूज करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जैसे आपने बोला कि यूज करना पड़ेगा, वैसे हमारे प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको फायदे होंगे या नहीं होंगे। उसके साथ साथ आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल बता सकते हो। टेस्टिमोनियल के लिए हमारे योगेश सर का यूट्यूब चैनल है, आप वहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ग्रुप में भी आते रहते हैं। और आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं अपने मोहल्ले में, रिलेटिव में, फैमिली में, जिनको हमारे प्रोडक्ट से बेहतरीन वाला फायदा हुआ है। आप वो फीडबैक भी लोगों को बता सकते हो।
और हमारे प्रोडक्ट का इतिहास बता सकते हो। लोगों को लगता है कि आंवला हम ही बेचते, लोगों को लगता है कि तुलसी हम ही बेचते, लोगों को लगता है कि नोनी हम ही बेच सकते या हम ही बेचते। सामने वाले लोगों को बताना है कि भाई डियर लाइफ तो 3 साल की है, लेकिन डियर लाइफ के प्रोडक्ट के पहले भी हजारों साल से नोनी बिक रही है, आंवला कई सालों से बिक रहा है, तुलसी कई सालों से बिक रहा है। जब ये कई सालों से इसको दूसरी कंपनियां ले लेके करोड़ों का बिजनेस कर लिया और लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, तो फायदे वाली चीज होगी, तभी तो लोग इसको खरीद रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझा सकते हो कि हम सिर्फ इन प्रोडक्ट को लेके हम ही लेके काम नहीं कर रहे, दुनिया में और भी कंपनियां इनको लेके काम करती है। अगर ये कई सालों से बिकते अगर आ रहे, बस फर्क इतना है कि ये हम भी इनको बेच रहे हैं और हम इसमें दूसरों से कई अच्छी गुणवत्ता के क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आए, तो सामने वाले को बता सकते हो कि इसमें हमारे प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटी है। आप हेल्थ की ट्रेनिंग लेते हो, उसमें आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना फायदेमंद है, ठीक है, आप उसको क्लियर कर सकते हो। क्लियर हो रहा दोस्तों? एक व्यक्ति बोलता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये चेन बिजनेस है, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो इस टाइप के भी कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आए तो सामने वाले व्यक्ति को पूछिए, दोस्त डेफिनेटली आप सही बात बोल रहे हैं। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे भी लगा था कि शायद ये चेन बिजनेस है, मेंबर बनाने वाला काम है, लेकिन आप उसको एक बात बोलिए कि दुनिया में हर काम मेंबर बनाने से चलता है। स्कूल में भी मेंबर बनाते, ठीक है, कॉलेज में भी मेंबर बनाते, राजनीति में भी मेंबर बनाते, और एक कंपनी भी मेंबर बनाने से ही चलती है। आप उसको इस तरीके से बता सकते हो कि बताइए आपके घर में सबसे ऊपर कौन है? बोले दादाजी। दादाजी के नीचे कौन है? बोले दादाजी के 2 लड़के, मेरे पापा और मेरे चाचा जी या बड़े पापा। अच्छा, चाचा जो बड़े पापा है उनके कितने लड़के? बोले 2 लड़के। उनकी बीबिया है? बोले हाँ है। तेरे कितने भाई है? बोले 2 भाई। एक तू शादी करेगा नहीं करेगा? बोले हाँ करूंगा। तो अब बता, ये तेरा दादा, फिर तेरे पापा, चाचा, तेरे भाई बहन, अब इनके नीचे जनरेशन बढ़ रही है, क्या ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है? बोले ये है। तो ये मेंबर बनाने वाला काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। दूसरा आप उसको बोल सकते हो कि भाई आप सोचो किसी कंपनी में सबसे पहले कौन होता है? कंपनी का मालिक, उसके बाद कंपनी के मैनेजर, मैनेजर के नीचे उनके बहुत सारे असिस्टेंट, उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे वर्कर्स काम करते हैं। आप सोचो ये सब लोगों से भी एक कंपनी चलती है। अब मेंबर बनाने वाला काम पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन सवाल ये है कि मैं किसी को मेंबर किस लिए बना रहा हूँ? मैं लोगों को मेंबर बना रहा हूँ एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे एजुकेशन के लिए, एक अच्छा रोजगार के लिए। गलत कामों के लिए मेंबर बनाने वाला काम सच में गलत होता है, लेकिन सही काम के लिए किसी को मेंबर बनाना सच में सही होता है। तो दोस्त, आज मुझे किसी ने, आज के 3 साल पहले किसी ने मुझे मेंबर बनाया, आज उसके मेंबर बनने पे मेरा फॉरेन ट्रिप हो गया। मुझे किसी ने मेंबर बनाया आज के 3 साल पहले, मेरे घर में आज 3-3 गाड़ियां हो गई डियर लाइफ से। मुझे किसी ने मेंबर बनाया, आज मैं रामोजी फिल्म सिटी घूम के आ गया। मुझे किसी ने मेंबर बनाया, मैं ताजमहल देख के आ गया। मुझे किसी ने मेंबर बनाया, मैं दिल्ली की प्राइड प्लाजा होटल में घूम के आ गया। मुझे किसी ने मेंबर बनाया, आज मेरे नेटवर्क में 12,000 लोग साइन अप कर लिए। मुझे किसी ने मेंबर बनाया, एक 12th स्टैंडर्ड का लड़का आज महीने का 35 से 40 हजार रुपये कमाना शुरू कर दिया। अगर मेंबर बनाना गलत होता तो अभी तक मेरी जिंदगी खराब हो गई थी, लेकिन मेंबर बनाना अच्छा है, इसीलिए मेरी लाइफ के ये सारे अचीवमेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मेंबर बनाने वाला जो काम लोग बोलते हैं उसको इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को क्लियर कर सकते हो। वैसे और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को क्लियर कर सकते हो कि डियर फ्रेंड्स, आपको कांटेक्ट के लिए पूरी दुनिया नहीं चाहिए, आप जिन लोगों को जानते हो उनका ही हमें लिस्ट चाहिए। जैसे आप उसको शादी का उदाहरण देके आप क्लियर कर सकते हो कि भाई आप मुझे बताओ, अगर आपके घर में शादी होती है तो कितने लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं? वो बोलेगा 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग। अरे जितने भी लोग हमारे घर में शादी में आते, इनको हम रोड पर से पकड़ के तो नहीं लेके आते, ये सारे के सारे हमारे पहचान वाले होते हैं जिनको हम जानते हैं। दोस्तों, शादी में अगर 500 लोग खाना खाने आ सकते हैं, तो क्या जिंदगी बनाने के लिए 10 लोग नहीं आ सकते? बोले आ सकते हैं। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। क्या हमारी सोसाइटी में 4 लोग ऐसे नहीं है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? बोले है।
क्या आपके सर्कल में 4 लोग ऐसे नहीं है जिन्हें एक अच्छी हेल्थ चाहिए? है। क्या आपकी लिस्ट में 4 लोग ऐसे नहीं है जिन्हें अच्छा रोजगार करना है? क्या तेरी कॉलेज में या तू जहां पर पढ़ने जाता है, क्या वहां पर 10 बच्चे ऐसे नहीं है जिन्हें अपने सपनों की बाइक परचेस करना है, जिनको फॉरेन ट्रिप जाना है? अगर आप हमारे काम में देखोगे, हमारे बिजनेस में कंप्लीट लाइफ होता है। ये सब कंप्लीट लाइफ बनाने के लिए 200 में से 10 लोग नहीं आ सकते क्या? डेफिनेटली आ सकते। तो जरूरत नहीं कि आपके कांटेक्ट में हजारों लोग हो, अगर 10 से 20 50 लोग भी अगर है तो ये काम हो सकता है। कई लोग बोलते हैं मेरे अंकल ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे पापा ने किया था, कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो सवाल आता है, इस सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकती हूँ। आपके घर में गाड़ी है? बोलेगा हाँ। अच्छा, गाड़ी आप लेके आ गए तो चलती है या चलाना पड़ता है? वो बोलेगा चलाना पड़ता है। आपके पास मोबाइल है? बोलेगा हाँ। खुद चलता है चलाना पड़ता है? बोले चलाना पड़ता है। आपके घर कार है? बोले हाँ। चलती है चलाना पड़ता है? बोले चलाना पड़ता है। दोस्त, उसी प्रकार ये बिजनेस में ज्वाइन करने से नहीं चलता, इसको चलाना पड़ता है। रिश्ते चलते नहीं है, चलाना पड़ता है, निभाना पड़ता है। कोई भी आदमी बीबी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता कुछ समय बाद में, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है। मजे नहीं आते उसको, फिर भी उसको करना पड़ता है। तो दुनिया में चाहे रिश्ते हो, चीजें हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, लाइफ हो, किसी को मजे नहीं आते, फिर भी चलाना पड़ता है। क्लियर हो रहा दोस्त? उसी प्रकार मेरा भी बिजनेस है, ये होता नहीं है, इसको करना पड़ता है। जैसे नौकरी मिल जाने से पैसा नहीं आता, उसमें 12 घंटे सुबह शाम बॉस जैसा कहता है वो करना पड़ता है, तब सैलरी आती है। समोसे की दुकान खोलने से समोसे खुद ब खुद नहीं बन जाते। दिन भर तेल के सामने, आग के सामने समोसे बनाना पड़ता है, कस्टमर को देना पड़ता है, कस्टमर खाता है, उसको मजे आते हैं, तब वो हमें पैसा देता है, तब हमारा रेस्टोरेंट चलता है। दुनिया, ये सृष्टि भी इसको कोई चला रहा है, खुद ब खुद नहीं चल रही, इसको चला रहा है। ऐसे ही हमारा बिजनेस को भी चलाना पड़ता दोस्तों, चलता नहीं है। हाँ, चलाने के लिए आपको हमारा पूरे कंपनी का सपोर्ट टीम, हमारे लीडर्स लोग, मैं, मेरा टीम आपके साथ है। दुनिया में कोई और बिजनेस करने जाओगे, आपका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन इस काम के लिए टॉप टू बॉटम सारे लोग आपके साथ हैं। जब किसी काम को चलाने के लिए आपके साथ मदद करने वाले लोग अगर है ना, तो उस काम को चलाना फिर कठिन नहीं है, वो काम चलता नहीं है, वो काम दौड़ता है। तो आप इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को इस सवाल का जवाब दे सकते हो, फील फ्रेंड फाउंड थ्योरी के माध्यम से। क्लियर हो रहा ना दोस्त? कई लोग बोलते हैं मैं मेरे अंकल से पूछूंगा, मेरे नाना जी से पूछूंगा, वो पूछूंगा कि करूं नहीं करूं। डियर फ्रेंड्स, आप इस सवाल का फील फ्रेंड थ्योरी के माध्यम से बता सकते हो कि दोस्तों, मैं भी जब आया था तब मुझे लगता था कि शायद मुझे लोगों को पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं दोस्त, क्या आपकी मानसिकता, क्या आपके सपने इतने छोटे कि एक कंपनी में जुड़कर तेल साबुन शैम्पू खरीदने के लिए आप 17 लोगों को पूछोगे? बोलेगा नहीं। आप बाजार से लाखों की चीजें खरीद के लेके आते हो, मुझे बता कितनों को पूछते हो? मोबाइल लेके आते 10,000 का, 15 कितनों को पूछते? पूछते नहीं दोस्त, बोलते। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते, किसको कितनों को पूछते? नहीं पूछते। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे कई लड़कियां होती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड रहती है, और कई लड़के होते हैं जो गर्लफ्रेंड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आज के दिन में एक लेटेस्ट प्रॉब्लम है, सिर्फ लोग, कई लोग मम्मी पापा को नहीं पूछते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पूछेगी मैं कर लूं क्या कंपनी में काम। अब बॉयफ्रेंड बेचारा सक्कू सिंह है, वो सक्कू है ना, सब करता है, उसको पता है मेरी गर्लफ्रेंड में जाएगी, ट्रेनिंग वेनिंग लेगी, पता नहीं मेरे पास रहेगी नहीं रहेगी, भाग जाएगी नहीं तो। इस चक्कर में उसको पता होता है कि काम अच्छा है, या उसको पता होता है कि इस काम में फ्यूचर है, बट उसके बावजूद भी वो मना कर देता है। क्लियर हो रहा? और लड़कियां इतनी इमोशनल होती है कि एक लड़का जिसके साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं होता, उसके चक्कर में आकर अपना करियर का डिसीजन चेंज करके हमको मना कर देती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लड़कियों लड़कियों को इमोशनल तरीके से हम लोग समझा सकते हैं भविष्य के बारे में। और दूसरा रही बात, आप उनको इस तरीके से समझा सकते हो कि मुझे बताइए, 3 लोग हैं, 3 लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया, ठीक है? एक कॉलेज में टॉपर आया, एक कॉलेज में सिर्फ पास हुआ, और एक फेल हो गया।
अब अगर तीनों से तुम अलग अलग, तीनों लोगों से अलग अलग तुम राय लेने जाओगे अबाउट एजुकेशन, तो तीनों लोग किसी राय देंगे। टॉपर वाला बोलेगा कॉलेज एक नंबर है, फंटास्टिक है, टीचर एक नंबर है, शानदार है भैया, आप पढ़ाई करो इस कॉलेज में, आपका जिंदगी बदल जाएगा। वो आपको ये राय देगा। जो सिर्फ पास हुआ है इधर उधर ढाका झुकी करके, उसको पूछो वो कॉलेज के बारे में क्या बताएगा, वो शायद प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो एक ही बात बोलेगा, ठीक है तेरे को लगे तो कर ले, तेरी इच्छा, देखो तेरा जिंदगी है, उस टाइप का रिस्पॉन्स कर सकता है। और जो फेल हो गया है वो कौन सा गाना गाएगा, अरे भाई कर मत लेना, टीचर बेकार है, कॉलेज बेकार है, पढ़ाते नहीं है, मेरी कॉपी ढंग से चेक नहीं करी। दोस्त दुनिया का हर फेलवर आदमी उंगली बताता सिर्फ दूसरों पे, कोई भी आदमी अपनी कमियां नहीं बताता है। क्लियर हो रहा? तो उसी प्रकार जो व्यक्ति अंकल को या मामा जी को या किसी को पूछने जा रहा है, आप उसको पूछ सकते हो कि जरूरी नहीं है कि आप जिनको पूछने जा रहे हैं वो लोग इस फील्ड में कामयाब हो, और जो कामयाब नहीं है वो आपको कामयाब नहीं होने का ही रास्ता बताएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अगर आपको सलाह लेना है तब हमसे लीजिए। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा रिलेटिव हूँ, तुझे क्या लगता है, क्या अगर तू मेरी कंपनी में 5,000 रुपए का सामान परचेस करेगा, मेरी 100 रुपए इनकम होगी, क्या तेरे को लग रहा है कि मैं 100 रुपए के बदले तो गलत जगह पर लेके आऊंगा? अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 100 रुपए के बदले तो गलत जगह पर लेके आऊंगा, तो ये ले पकड़ 100 रुपए और तू ज्वाइन कर, मुझे तेरे से प्रॉफिट नहीं चाहिए। आप ये बात बोल के भी सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हो और क्लियर कर सकते हो कि दोस्त, दूसरी बात, आप सोच, अगर तेरे रिलेटिव, तेरे पड़ोसी या किसी व्यक्ति ने तेरे को मना कर दिया और तू जो सोच रहा है दूसरी फील्ड में तेरा करियर नहीं बना, तो मुझे बता उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यही वो लोग रहेंगे जो तेरे को आज मना कर रहे हैं। मेरे को मना किया था दोस्त, जब हम इस उम्र में थे, इसी उम्र में हमारे एक दिन हमारे पिताजी भी थे। आज हमारे पिताजी के पास में प्रॉब्लम आती है, कौन सा रिलेटिव, कौन सा पड़ोसी, कौन से चाचा, कौन से दोस्त उनका साथ देने के लिए आता है? कोई नहीं आता। दोस्त उसी प्रकार जब तेरे पास भी समस्या आएगी ना, तब तेरे को साथ देने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए जिंदगी में खुद का निर्णय लो। आप बहुत सारे उदाहरण देके क्लियर कर सकते हो कि सोचो एक बार, भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ा था तो क्या उसके घर वालों ने उसको हाँ बोला होगा? क्या उसकी मम्मी ने उसको हाँ बोला होगा? लेकिन वो देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्या तुम अपनी जिंदगी के लिए खुद का निर्णय नहीं ले सकते? मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो आदमी खुद का निर्णय नहीं ले सकता वो युवा कहलाने के लायक नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था। आज आप सोचो, बहुत सारी हीरोइन, सेलिब्रिटी, वो भी एक जमाने पहले किसी किसी गांव से थी, लेकिन जब वो पर्दे के सामने आई तो कई हीरोइन को आधे आधे कपड़े पहन के नाचना पड़ता है लोगों को हंसाने के लिए। तू सोच तो क्या लगता होगा उस हीरोइन को नाचने के लिए उसके मम्मी ने, उसके पापा ने ये काम करने के लिए मना, हाँ हाँ बोला होगा? बोलिए नहीं। फिर भी उन्होंने अपना खुद का डिसीजन लिया और अपनी जिंदगी बना ली। तो दोस्तों, अगर लोग दूसरों की जिंदगी बनाने के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए अगर खुद का निर्णय ले सकते हैं, तो क्या हम हमारे परिवार के लिए निर्णय नहीं ले सकते क्या? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ले सकता है। और आप इस तरीके से, इमोशनल तरीके से, दिल से सामने वाले व्यक्ति को हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। क्लियर हो रहा है दोस्तों? और भी ऐसे कुछ एक दो सवाल है जिनके मैं आपको जवाब दे देता हूँ। क्लियर हो रहा ना? इस जैसे कंपनी, मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है। क्लियर हो रहा ना दोस्तों? सामने वाला व्यक्ति को इस तरीके से समझा सकते हो कि देखो दोस्त, जब सही बात है कि आपने बहुत सारी कंपनी देखी थी। आप सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हो कि आप मुझे बताइए, अगर आपके पूरे गांव में सारे लोग आपके घर की पुताई कर रहे हैं, अपने अपने घर की पुताई कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें देख के समझ में क्या आता है कि शायद दिवाली का मौसम आ गया है। ये सर नो, सारे लोग अगर पढ़ने लिखने जा रहे, कॉलेज जा रहे, तो हमको लगता है कि भैया पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, इसका मतलब क्या है? स्मार्टफोन का जमाना है। अगर एक ही जैसा काम अगर आपको बार बार मिल रहा है, एक ही जैसे कंपनियां अगर आपको बार बार मिल रही है, एक ही जैसे प्रोडक्ट वाली कंपनियां अगर आपको बार बार मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम खराब है। इसका मतलब यही है कि ये काम अच्छा है, तभी आपको ये काम बार बार बताया जा रहा है। इसका मतलब यही है ये काम अच्छा है, इसीलिए आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं। क्लियर हो रहा दोस्तों? तो आप किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो। उसके बाद एक व्यक्ति बोलेगा मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनी देखी, सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हो भाई देखने से कुछ नहीं होता है, बाबा रामदेव कहते करने से होता है। अगर देखने से सलमान खान बन गए होते,
अगर देखने से सब कुछ हो जाता तो सलमान खान को टीवी में रोज देखते, सलमान खान बन गए। अगर देखने से सब कुछ हो जाता तो हमारे स्कूल के टीचर को हम रोज देखते, कभी हम टीचर नहीं बन पाए। टीचर की तरह बनने के लिए, सलमान खान की तरह बनने के लिए हमें उस तरीके का करना पड़ेगा। तो देखने से कुछ नहीं होता है। वो बोलेगा मैंने देखी है, भाई देखने से कुछ नहीं होता। आप ये बताओ आपने कितने कंपनियों में काम किया है और कितने दिन किया है और किस तरीके से किया है, किस टाइप की कंपनी में काम किया, आपकी प्लान क्या था, आप क्या सोच के साथ ज्वाइन किए थे। जब आप ये सवाल सामने वाले से पूछोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा और आप उसको सही तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कि देखने से कुछ नहीं होता है, ज्वाइन करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं करते। आप सामने वाले व्यक्ति को क्लियर कर सकते हो कि दोस्तों सब काम अच्छे होते हैं लेकिन सब नहीं करते। जैसे भगवान की रोज पूजा अर्चना करना अच्छा है कि नहीं है, लेकिन क्या सब करते। इंजीनियरिंग करना अच्छा लेकिन क्या सब करते, कुछ ही लोग करते। वैसे ही दुनिया में हर व्यक्ति हर काम नहीं करता, या सबको सब काम पसंद नहीं होते, कुछ ही लोगों को कुछ लोग काम पसंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम किसी को पसंद नहीं आएगा और ऐसा भी नहीं है कि काम सबको पसंद आएगा। हाँ, हमारे बिजनेस में एक लॉ ऑफ एवरेज चलता है। अगर आप 10 को बताओगे तो 4 से 5 लोग ज्वाइन कर लेंगे, पहला चीज। दूसरा, हम लोग डायरेक्ट सेल्स करते हैं। आप उसको डायरेक्ट सेलिंग करने का तरीका बताइए कि हम लोग अचार प्रचार क्यों नहीं करवाते। आप उसको डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली और ट्रेडिशनल बिजनेस प्रणाली के का आप उसको अंतर क्लियर कर सकते हो। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है, जवाब दे सकता हूँ। क्लियर हो रहा ना। और ऐसे बहुत सारे और भी सवाल है, थोड़ा सा समय की थोड़ा सा कमी है जिसकी वजह से बाकी सवालों के जवाब देने में थोड़ा सा मैं सक्षम नहीं हूँ। और दोस्तों सवाल के जवाब देने के बाद में एक सबसे बड़ा जो समस्या का आता है वो है मनी प्रॉब्लम। दोस्तों मनी प्रॉब्लम सबसे पहले किसी की होती नहीं है, और ये जो समस्या है इसका समाधान सबसे लास्ट में करना होता है, जैसा हमारे सीनियर लोग बताते हैं। और ये मेरा भी तजुर्बा है कि मनी समस्या का समाधान करना पड़ता है। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को जब ये सवाल आता है उसको सवाल करिए, अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको इनवाइट क्यों किया। अगर तुम लखपति करोड़पति या तुम्हारे घर के सामने 4-5 कार खड़ी होती या तुम करोड़पति होते, तुम्हारे 2 लाख रुपए महीने की इनकम होती, तो क्या मैं आपको डियर लाइफ का प्लान बताने के इनवाइट करता। तो बोलेगा नहीं। तो आपको मैंने क्यों इनवाइट किया, मैंने इसीलिए इनवाइट किया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कमाओ, पहला चीज। दूसरा चीज है, आप मुझे बताइए क्या दुनिया में जब आए थे कि तब आपके पास पैसा था। बोले नहीं। 10 साल पहले था, नहीं। 5 साल पहले था, नहीं। अब क्या गारंटी है कि आने वाले 2 साल बाद या 5 महीने बाद आपका पैसा आएगा। बोलेगा नहीं, पैसा नहीं है। अच्छा जब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर जिंदगी कैसे चल रही है। अरेंजमेंट करने से, व्यवस्था करने से। क्लियर हो रहा। दूसरा सवाल करिए, क्या इस कंपनी में ज्वाइन होके प्रोडक्ट परचेस करना क्या आपकी जिंदगी से बड़ा है। क्या आपके पास 4 से 5 हजार रुपए नहीं है। वो बोलेगा है। एक तरफ आपकी जिंदगी रखिए, एक तरफ आप ये अमाउंट को रखिए, आप मुझे बताइए ज्यादा क्या है, आपका जिंदगी बड़ा है या आपका पैसा बड़ा है। वो बोलेगा जिंदगी। क्या 5 से 6 हजार रुपए इतनी बड़ी रकम है कि आप चाहो तो अरेंजमेंट नहीं कर सकते। बोले मैं कर सकता हूँ। अगर यही 5-6 हजार रुपए किसी और काम के लिए, किसी और चीज के लिए अगर लगेगा, तब कैसे अरेंजमेंट करोगे। रिलेटिव से, पड़ोसी से, दोस्तों से, या उधार लेंगे या बैग पे लेंगे, या कोई चीज कोई अगर नहीं देगा तो किसी हमारे पास कोई चीज होगी तो उसको बेच के पैसा अरेंजमेंट करेंगे। आप इस तरीके से उसको जवाब दे सकते हो। और हमारे सीनियरों की आप टेस्टिमोनियल बता सकते हो कि देख भाई तेरी तरह हमारे ऐसे बहुत सारे सीनियर है जिनके पास में पैसे की दिक्कतें थी, लेकिन वो पैसे का रोना रोए नहीं, उन्होंने पैसे की समस्या का समाधान किया। वो समाधान करके वो आज किस किस मुकाम पे पहुंच चुके हो, ठीक है, वो उस चीज को बताना है। और आप अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हो कि मैं इस कंपनी में काम करके यहाँ पर मैं ये सब चीजों को पाया हूँ, अगर मैं भी पैसे की समस्या को देखता तो क्या आज यहाँ पर होता। आप इस तरीके से एक व्यक्ति को दिल से सारी चीजों के बारे में क्लियर कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे सवाल के जवाब है मेरे पास में और बहुत सारे सवालों के आंसर आपको दे भी सकता हूँ, लेकिन आप सभी लोगों से मैं दिल से माफी चाहता हूँ कि ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए मैं फीडबैक मारने वाले सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता।
लेकिन दोस्तों मैंने आपको कहानी के माध्यम से क्लियर किया कि लोग सवाल क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। फीडबैक करने लोग क्यों नहीं जाते, फीडबैक करने से पहले मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, फीडबैक में इतने सारे सवाल क्यों आते हैं, और इन सवालों के जवाब हमें किस किस प्रकार से देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप योगेश सर की ट्रेनिंग एक बार अगर आप रिपीट करोगे तो आपको उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के होम फीडबैक, 1-to-1 फीडबैक, अपना उसके बाद में इंडिविजुअल फीडबैक कैसे करना है, उसमें आपको कौन कौन सी बातें करना है, वो सब चीजें आपको जानने को मिलेगी। अगर आप उचित से अगर ट्रेनिंग लोगे तो आपको उसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने जो आज आपको फीडबैक की ट्रेनिंग दिया, एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सारे लोग जानते हैं फीडबैक करते कैसे, लेकिन जो सवाल मैक्सिमम आते हैं, कई लोग सवाल के जवाब नहीं दे पाते, तो मैंने आपको सवालों के जवाब देना सिखाया। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर, कम से कम 1.5 घंटे फिजिकली मेंटली आपने सारी मेरी बातों को सुना, समझा। आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद देना चाहता हूँ कंपनी साथी का, मेरे सारे प्यारे लीडर्स लोगों का, मेरे कोऑर्डिनेट सीनियर्स का, कर्नाटका के सभी लीडर्स का, और हमारे कंपनी सीएमडी मिस्टर प्रमोद कुमार रावल सर का, और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ भगवान का, जिसने मुझे आज इतनी शक्ति दी कि आप सभी लोगों को मैं अपने जीवन का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। डियर लाइफ हमारी लाइफ। मैं मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगा सुभाष रथ सर को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, डियर हमारा लाइफ सर। ओके मैं पहले बता दिया था आज का ट्रेनिंग थोड़ा लंबा होगा, और लंबा हो गया है, फिर भी ये वैल्यूएबल कुछ पॉइंट्स था सर ने डिस्कस किए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमको फील्ड में मिलता था, जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उन्होंने वो शेयर किए, तो हमको बहुत सारी चीजें को क्लैरिटी मिल गया होगा कि हम फीडबैक कैसे करें, कैसे क्वेश्चंस को आंसर दें, ये आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया होगा। क्योंकि ये जो फॉलोअप का होता है ना, फॉलोअप क्लोजिंग जो होता है, वो वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। 4 बेसिक में 4 जो हमारा लिस्ट बिल्डिंग, जो हमारा इनवाइटिंग, एसटीपी, ये तो इंपोर्टेंट होता है, बट जो काम करते हैं उसको हम प्रॉपर्ली क्लोजिंग नहीं करते हैं तो वो काम कंप्लीट नहीं होता है। तो फॉलोअप होता है क्लोजिंग का। तो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काम जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन्होंने क्लोजिंग सीख लिया, जिन्होंने फॉलोअप सीख लिया, जिन्होंने क्लोजिंग सीख लिया, तो देखना कि उनका टीम बहुत बढ़िया बनेगा, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो थैंक यू रघुराम सर, थैंक यू एवरीवन आज का ट्रेनिंग का सेशन के लिए। फिर कल मिलेंगे एक कनाडा सेशन के साथ, जहां पर फिर से हमको बताया जाएगा कैसे हमको फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करना है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आज का दिन के लिए। आज का दिन में आपका अच्छा हो, शुभमय हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करे। जो आज का इस मंथ का क्लोजिंग है उसका आज का दिन का उसमें आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। थैंक यू, क्लोजिंग कर रहा हूं। थैंक यू, डियर लाइफ हमारी लाइफ। डियर लाइफ हमारी लाइफ सर।